तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और नया मानवा। हो सकता है कि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि ये सिर्फ बिल्ड अप है। आगे जाकर ये मानवा काफी ज्यादा ही जबरदस्त हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। होटल के कॉरिडोर में दो ऑफिसर्स खड़े बातें कर रहे थे। तभी एक ने याओ बिंग को आवाज लगाई। ओए बिंग, सुन, रूम नंबर 2201 का गेस्ट अभी चेकआउट करके गया है। बॉस का ऑर्डर है, तुरंत जाके सफाई कर। और हाँ, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, कोई चीज मैसी नहीं दिखनी चाहिए। याओ बिंग ने पूरी सीरियसनेस से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा था। मन में बस एक ही बात चल रही थी, बस पे डे जल्दी आ जाए, फीस भर दूंगा और माँ को भी आराम मिलेगा। उसे अपनी माँ की याद आई। सुबह सुबह उठकर केक्स बनाने में जो मेहनत करती है, उसे देखकर बिंग को बहुत गिल्ट होता था। थोड़ा और मेहनत कर लूं तो माँ को भी आराम मिलेगा, उसने खुद से कहा। इतना सोचते ही उसने जल्दी से क्लीनिंग टूल्स उठाए और रूम 2201 की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने डोर खोला, धक धक, अचानक एक लड़का और लड़की बाहर निकले। बिंग की नजर लड़की पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला रह गया। शाओबी, लड़की ने भी उसे देखा और शॉक में रह गई। याओ बिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिंग ऑकवर्ड सा हंसने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियरली नर्वस था। मैं यहाँ काम करता हूँ, हाउसकीपिंग में। तुम यहाँ कैसे? पर उससे पहले शाओबी कुछ बोलती, उसके साथ खड़ा लड़का आगे आ गया। उसने बिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक घमंडी सी स्माइल दी। ओ, सो यूर अ होटल सर्वेंट, उसने सार्कास्टिक टोन में कहा। मैं तो सोच रहा था तुम कोई बड़े आदमी होगे, पर तुम तो यहाँ रूम्स क्लीन करते हो। सीरियसली? याओ बिंग ने गहरी सांस ली। वो गुस्से में आ तो गया था, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहा था। पर लड़के ने बात वहीं नहीं रोकी। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग इस होटल में रूम रेंट नहीं कर सकते, ये जगह तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसने और इंसल्ट करते हुए कहा। अब याओ बिंग से नहीं रहा गया। उसने क्लीनिंग टूल्स नीचे फेंक दिए और सीधा उस लड़के की शर्ट पकड़ ली। तुमने शाओबी को हाथ कैसे लगाया? बिंग गुस्से में चीखते हुए बोला। लड़का पूरी तरह से घबरा गया। क्या कर रहे हो? आर यू मैड? छोड़ो मुझे। शाओबी पैनिक में बिंग की तरफ दौड़ी। बिंग, स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? पर बिंग की पकड़ और टाइट हो गई थी। तुम जैसे लोग सोचते हो कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर ये मत भूलो, रिस्पेक्ट पैसे से नहीं मिलती। गू ने बिंग की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की और जैसे तैसे अपनी शर्ट सीधी की। गुस्से में बोला, तुम्हारी जॉब गई, अब देखो। पर बिंग ने सार्कास्टिक सा स्मर्क देते हुए जवाब दिया, जाओ कंप्लेंट कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखना, इज्जत पैसे से नहीं खरीदी जाती। गू का चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो गुस्से में वहां से चला गया, पर बिंग के दिल में अब कोई रिग्रेट नहीं था। उसे पता था उसने सही किया। जैसे ही बिंग ने गू की शर्ट पकड़ी, शियाओबी ने घबराकर याओ बिंग को कसकर हक कर लिया। स्टॉप इट बिंग, प्लीज। वो चाहती थी कि ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाए। उसे डर था कि अगर ये होटल में बड़ा झगड़ा बन गया तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। याओ बिंग थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। ये क्या कर रही हो? उसने कंफ्यूजन में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियाओबी किसी ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गू ने अचानक जोर से मुक्का मारा। धड़ाम। बिंग सीधा हॉलवे में गिर गया। शियाओबी की आंखें वाइड हो गईं। वो पूरी तरह शॉक में थी। गू, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। पर गू ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो बाहर आया और गुस्से में बिंग के ऊपर कदम रखा। तुझे किसने परमिशन दी मुझे हाथ लगाने की? गू ने गुस्से से पूछा। बिंग दर्द में कराह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में गुस्सा था। गू ने एक सार्कास्टिक लाफ दी और शियाओ बी की तरफ देखा। वेट अ सेकंड, तो तुम इस गरीब लड़के के साथ हो? शियाओ बी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें नीचे कर लीं। गू हंसते हुए, तुमने देखा ये लड़का जो अभी ग्राउंड पर पड़ा है, तुम इसकी तरफ से लड़ोगी? फिर उसने बिंग की तरफ देखा। तुम्हारे जैसे लोग बस सपने देखते हैं, पर हकीकत में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, अंडरस्टैंड? तुम मुझे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। बिंग ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। गू ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बिंग के ऊपर फेंक दिए। ले, ये पैसे ले और यहाँ से भाग जा, तुम जैसे लोग इसी के लायक हो। फिर उसने शियाओबी का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चले गए। बिंग उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों साफ दिख रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। सियाओ, मत जाओ। लेकिन शियाओबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिंग ने धीरे धीरे खुद को उठाया। हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो दर्द से भी ज्यादा जल रही थी, गुस्सा। उसकी आंखों में टीयर्स थे, लेकिन उस मोमेंट में उसने एक प्रॉमिस किया। गू, तुझे लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? वेट कर,
एक दिन मैं अमीर बनूंगा और उस दिन मैं ये सारा पेन तुझसे वापस लूंगा। उसने कसकर मुट्ठी बंद की। रात हो चुकी थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। सिटी लाइट्स की चमक में टॉल बिल्डिंग्स जगमगा रही थीं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, स्ट्रीट सुनसान हो रही थी। याओ बिंग एक टेरेस पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। वो कंप्लीटली हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो बार बार आज की फाइट के बारे में सोच रहा था। गू की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। पुअर ट्रैश, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तभी अचानक उसके सामने एक ब्राइट ब्लू विंडो खुली, लेकिन बिंग ने उसे नोटिस नहीं किया। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। दूसरी तरफ एक छोटी सी आग जल रही थी। आग के साथ कई चीजें भी जल रही थीं। पुराने कागज, लकड़ी के टुकड़े और कुछ छोटे छोटे सामान। वहाँ दो लोग खड़े थे, एक आदमी और एक औरत। उन दोनों के चेहरे सीरियस थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परंपरा निभा रहे हों। फुल मून नाइट। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और उस शांत रात में जलते हुए कागज के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। याओ बिंग अभी भी टेरेस पर बैठा था। उसने अपने आसपास देखा और तभी उसे याद आया, आज जुलाई की फुल मून नाइट है। ओह शिट, आज तो फुल मून डे है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रात इतनी अजीब क्यों लग रही है। सब कुछ बहुत शांत था, ज्यादा शांत। लेकिन फिर उसकी नजर ब्राइट ब्लू विंडो स्क्रीन पर पड़ी। वो स्क्रीन हवा में तैर रही थी, जैसे कोई वर्चुअल डिस्प्ले हो। याओ बिंग ने कंफ्यूजन में स्क्रीन को देखा। ये क्या है? स्क्रीन पर एक ऑर्डर लिखा हुआ था, अंडरवर्ल्ड एक्सपेंशन मिशन एक्टिवेटेड। फिर एक और मैसेज आया, गो टू रूम नंबर 301 ऑन द 3rd फ्लोर एट 12 o'clock midnight एंड कैच द गोस्ट। याओ बिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या गोस्ट? सीरियसली? उसने स्क्रीन को ध्यान से पढ़ा। मिशन क्लियर था। उसे तीसरे फ्लोर पर रूम नंबर 301 में जाकर एक भूत पकड़ना था। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि 301 वो तो मेरे अपार्टमेंट के सामने वाला रूम है। अब कंफ्यूजन डर में बदल चुका था। भूत पकड़ने का काम और मेरे सामने वाले कमरे में। याओ बिंग ने अपनी आंखें मली, ये सोचते हुए कि शायद उसे कोई हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन स्क्रीन वहीं थी। वो सोचने लगा, ये क्या बकवास है? अंडरवर्ल्ड एक्सपेंशन मिशन, गोस्ट कैचिंग, क्या कोई मजाक कर रहा है? लेकिन स्क्रीन पर मैसेज फिर से चमका, मिशन इज रियल, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब याओ बिंग की हालत खराब हो गई थी, पर एक और चीज ने उसका ध्यान खींचा। स्क्रीन पर लिखा था, फियर पॉइंट्स कैन बी यूज टू बाय टूल्स एंड हील इंजरीज। ये पढ़ते ही बिंग को अपनी हालत याद आई। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वेट, अगर मैं इस मिशन को पूरा करता हूँ तो मेरे सारे घाव ठीक हो सकते हैं? वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। मतलब मुझे ना सिर्फ टूल्स मिलेंगे, बल्कि मेरी बॉडी भी हील हो जाएगी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसे याद आया कि गू ने कितनी बुरी तरह से उसे मारा था। उसके सीने में अभी भी दर्द हो रहा था। पर तभी उसने देखा कि उसके हाथ से लाइट की एक चमक निकल रही थी। उसने कंफ्यूजन में अपने हाथ को घूरा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? उसने दोनों हाथ आगे किए और ध्यान से देखा। उसकी उंगलियों पर हल्की सी चमक थी। वो चमक धीरे धीरे तेज हो रही थी। याओ बिंग ने घबराकर अपने हाथों को घुमाया। शिट, ये क्या हो रहा है? वो अपने हाथों की उस चमकती रोशनी को लगातार देख रहा था। कुछ अजीब हो रहा था और अब बिंग को यकीन हो गया था कि ये रात साधारण नहीं है। याओ बिंग ने अपने हाथ की तरफ देखा और दंग रह गया। वेट, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ मिनट पहले उसका हाथ चोटों से भरा हुआ था, पर अब वो सारे घाव गायब हो चुके थे। वो जल्दी से खड़ा हुआ और अपने हाथों को घूरने लगा। फिर उसने अपनी बॉडी चेक की। उसका चेस्ट, उसके आर्म्स, हर जगह की चोटें मैजिकली हील हो चुकी थीं। शिट, ये कैसे हो सकता है? उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं उसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा। पर हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट दोनों थे। ये कोई मिरेकल है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। याओ बिंग की आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलकने लगी। अगर ये पावर मेरे पास है तो मैं जरूर स्ट्रांग बन सकता हूँ। फिर उसने स्क्रीन पर लिखे इंस्ट्रक्शंस को याद किया। एक्सपैंड द अंडरवर्ल्ड। उसने मन में खुद से कहा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर मैं ये कर पाया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। पर सबसे बड़ी बात जो उसके दिमाग में घूम रही थी, अब कोई मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, स्पेशली लोग जैसे गू। उसने एक गहरी सांस ली। फिर वो अंदर की तरफ जाने के लिए मुड़ा। फर्श पर पड़े पैसे उसने इग्नोर कर दिए। पैसे मेरे लिए सब कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के अंदर गया, उसने अपनी वर्क क्लोथ्स उतारकर फ्लोर पर फेंक दी, जैसे वो अब उसके लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ होटल सर्वेंट नहीं हूँ, अब मैं कुछ बड़ा बनूंगा।
आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी लाइट अपार्टमेंट की विंडोज पर पड़ रही थी और ऊपर छोटे छोटे स्टार्स भी दिख रहे थे। एक पीसफुल रात लग रही थी। याओ बिंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन रखे थे। वो पूरे दिन काम करके घर लौटा था। जैसे ही उसने डोर खोला, उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई दी। किचन से हल्की सी कुकिंग की स्मेल आ रही थी। उसकी माँ ने कैमच लेडल पकड़ा हुआ था और वो कुछ बना रही थी। जैसे ही उन्होंने याओ बिंग को देखा, उनका चेहरा सीरियस हो गया। तू इतनी देर से क्यों आया? माँ की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आज तो परप मंथ का फुल मून है, तुझे पता भी है। इतनी रात में बाहर रहना ठीक नहीं होता। याओ बिंग को समझ आ गया कि माँ परेशान है। उन्होंने आगे कहा, मैं माँ हूँ तेरी, तुझे कुछ हो गया तो बाहर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तू इतनी देर क्यों कर रहा था? याओ बिंग ने अपनी माँ की बातें कामली सुनी। फिर उसने शूज उतारे और क्वाइटली बैठ गया। उसके दिल में अभी भी गू की बातें गूंज रही थीं, पर एक चीज अब साफ थी, अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। याओ बिंग ने गहरी सांस ली और मन में सोचने लगा, बैड लक हमेशा मुझे ही क्यों मिलता है? मेरी लाइफ में सब कुछ गलत ही क्यों होता है? पर जवाब किसी के पास नहीं था। शायद किस्मत को उससे कोई खास प्रॉब्लम थी। थोड़ी देर बाद वो और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। टेबल पर कई डिलीशियस डिशेस रखी हुई थीं, जो उसकी माँ ने स्पेशली बनाई थीं। जैसे ही याओ बिंग कुर्सी पर बैठा, उसकी माँ ने प्यार से कहा, जल्दी से खाना खा लो, सूप गर्म करना पड़ा था, अब सब रेडी है। याओ बिंग ने एक छोटा सा बोल उठाया, उसमें चावल डाला और जल्दी से चॉपस्टिक्स ले ली। खाने की स्मेल से उसका पेट पहले ही गुड़गुड़ करने लगा था, पर आज उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। खाते खाते उसने अचानक पूछा, माँ ये बताओ, हमारे अपार्टमेंट के सामने वाला रूम अब खाली है? उसकी माँ जो किचन में थी वहीं से जवाब देने लगी, अरे सुबह जब मैं कचरा फेंकने जा रही थी ना, तो मैंने देखा कि कोई औरत उस रूम में गई थी। याओ बिंग ने सरप्राइज होकर पूछा, औरत कौन थी? माँ थोड़ा पॉज लेकर बोली, बहुत सुंदर थी, इतनी कि कोई भी फिल्म स्टार उसके सामने फीका लगे। याओ बिंग का क्यूरियोसिटी और बढ़ गया। फिर कुछ और नोटिस किया? उसकी माँ ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा, हाँ बेटा, मुझे कुछ अजीब लगा, पता नहीं क्या, पर कुछ तो स्ट्रेंज था उस औरत में। याओ बिंग ने अपने बोल को टेबल पर रखा और ध्यान से सुनने लगा। क्या अजीब था माँ? माँ ने किचन से रिप्लाई दिया। उसका एटीट्यूड और ड्रेसिंग स्टाइल देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से है, पर वो यहाँ क्यों रह रही है? माँ की बातों से याओ बिंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। माँ ने आगे कहा, इतना बड़ा घर, इतने पैसे, फिर वो अकेले ऐसी जगह पर क्यों रहती है, वो भी उस अपार्टमेंट में जो इतने टाइम से बंद पड़ा था। ओनर ने कभी उस रूम की देखभाल भी नहीं की। याओ बिंग ने चुपचाप ये सब सुना, पर अब उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, सिस्टम ने मुझे उसी रूम में जाने को क्यों कहा? क्या वहां सच में कोई भूत है? उसने अपनी माँ की बातों को जोड़ने की कोशिश की। अगर वो औरत इतनी रिच है तो उसने ये जगह क्यों चुनी, और वहां कोई गोस्ट क्यों होगा? पर उससे पहले कि वो और कुछ सोचता, उसकी माँ सूप लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गईं। उन्होंने प्राउडली कहा, सूप गर्म हो गया, टेस्ट करके बताओ, आज मैंने बहुत अच्छा बनाया है। माँ खुद की कुकिंग स्किल्स पर खुश हो रही थी। याओ बिंग ने हल्की सी स्माइल दी और सोचा, चाहे मेरी लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पर माँ के हाथ का खाना हमेशा बेस्ट रहेगा। खाना खत्म ही हुआ था कि याओ बिंग की पैंट की पॉकेट में फोन बजने लगा। उसने जल्दी से फोन निकाला। एक मैसेज आया था शाओ बी का। बिंग ने मैसेज खोला और पढ़ने लगा, याओ प्लीज फॉरगेट अबाउट मी, अब से तुम मुझे कभी याद मत करना। ये पढ़ते ही याओ बिंग का चेहरा सीरियस हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए और वो फोन स्क्रीन को बस घूरता रह गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, शाओ बी ने ऐसा क्यों कहा? उसने मैसेज को कई बार पढ़ा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जरूर कुछ प्रॉब्लम है, वो ऐसा मैसेज क्यों भेजेगी? पर तभी उसकी माँ की आवाज आई, याओ खाना खा रहे हो या फोन पे लगे हो? बिंग ने जल्दी से फोन नीचे रखा। माँ ने गुस्से से कहा, बस करो ये मोबाइल, खाना खाओ और सोने जाओ, कल स्कूल भी जाना है। बिंग ने धीरे से हम्मा कहा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया, पर उसके दिमाग में अभी भी शॉबी का मैसेज चल रहा था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो फिर से उसने अपना फोन उठाया। उसने शॉबी को मैसेज किया, शाओ तुम ठीक हो? प्लीज बात करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। लेकिन शाओ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बिंग को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो गू के साथ चली गई और अब मुझे भूलने के लिए कह रही है। उसने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सब मेरी गलती है, मैं यूजलेस हूँ। अगर मैं स्ट्रांग होता तो शॉबी को गू से बचा लेता। उसने फोन को एक तरफ रखा और सीलिंग की तरफ देखने लगा, पर तभी उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ गई। नो,
अब ऐसा नहीं होगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा और जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब शाओबी की हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कोई उसे हर्ट नहीं कर पाएगा। उसने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। रात का एग्जैक्ट मिडनाइट टाइम था। याओ बिंग धीरे धीरे अपार्टमेंट के सामने वाले रूम नंबर 301 के पास पहुंचा। उसने थोड़ी देर के लिए दरवाजा घूरा। यहाँ भूत है? उसका दिल धक धक कर रहा था, पर फिर उसने खुद को संभाला। चलो, ये मेरा पहला मिशन है, मैं पीछे नहीं हट सकता। उसने दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक किया। थक थक थक। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। बिंग ने अपने हाथ कसकर पकड़े। फिर दरवाजा खड़ाक से खुल गया। अंदर से एक सर्द हवा का झोंका बाहर आया। अंदर की हालत बहुत खराब लग रही थी। कमरा बिल्कुल अंधेरा और पुराना था। याओ बिंग ने थोड़ा झांक कर अंदर देखा। कहीं कोई है? उसने विस्पर किया। अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। सब कुछ साइलेंट और क्रीपी लग रहा था। पर बिंग ने हिम्मत जुटाई। मुझे बस डर को जीतना है, पर मेरे पास सिर्फ 10 फियर पॉइंट्स हैं, ये काफी नहीं है। उसने अपनी जेब चेक की, पर कुछ खास नहीं था। टैलिस्मन्स खरीदने के लिए भी पॉइंट्स कम हैं। वो थोड़ा नर्वस हो गया। शिट, क्या मैं रेडी हूँ? फिर उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। कमरे के अंदर का फर्नीचर पुराना और डस्टी था। हर चीज टूट फूट चुकी थी। अचानक उसने एक हवा की आवाज सुनी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब पीछे नहीं हट सकता। ये पहला चैलेंज है और मुझे इसे पूरा करना ही होगा। याओ बिंग ने धीरे से अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। कोई मुझे देख ना ले, उसने मन में सोचा। ये जगह सच में बहुत डरावनी लग रही थी। जैसा कि उसकी माँ ने कहा था, यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं थी। सारा फर्नीचर टूटा हुआ था। दीवारों पर दाग धब्बे और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ा। तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। वहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। याओ बिंग की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ये बाथरूम में इतनी लाइट क्यों है? उसने दीवार के पीछे छिपकर सराउंडिंग्स चेक किया। थोड़ी देर के लिए वो एकदम खामोश खड़ा रहा, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है। सब कुछ शांत था। थोड़ी देर बाद उसने बाथरूम की तरफ फिर देखा। वो लाइट अब भी बहुत ब्राइट थी। और फिर अचानक उसे आवाज सुनाई दी, एक क्रीपी सी आवाज जो जैसे किसी का नाम पुकार रही थी। बिंग! याओ बिंग की रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। शिट, कौन है वहां? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज कहां से आ रही है। उसने घबराते हुए बाथरूम की तरफ देखा। क्या अंदर कोई है? याओ बिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने घड़ी पर नजर डाली। उसे अंदर आए 3 मिनट हो चुके थे, पर अभी तक सिर्फ आवाज आ रही थी। कोई भी फॉर्म या भूत दिखाई नहीं दे रहा था। भूत कहाँ है? उसने खुद से पूछा। ये बस आवाजें ही क्यों सुनाई दे रही हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने विंडो स्क्रीन को देखा। उसने जल्दी से सिस्टम ओपन किया और कुछ आइटम्स खरीदने का फैसला किया। उसने एक ताबीज, टैलिस्मैन और एक महोगनी तलवार खरीदी। ये काम आ सकते हैं। अगर भूत ने अटैक किया तो मैं तैयार रहूंगा। आइटम्स खरीदने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और मिशन पर फिर से फोकस किया। अब कोई टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। चलो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। याओ बिंग बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। वो एकदम साइलेंट हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने अंदर देखा उस पर यकीन नहीं कर पाया। बाथरूम बहुत खराब हालत में था। दीवारों पर गंदगी, टूटी हुई टाइल्स और पानी के निशान थे। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो था बाथरूम के बीचों बीच पड़ा एक पुराना आईना। उस आईने पर कोई परछाई दिख रही थी, पर वहां कोई नहीं था। याओ बिंग का चेहरा पसीने से भीग गया। ये क्या है? उसने हल्के ट्रेम्बलिंग हाथों से तलवार को कसकर पकड़ा। याओ बिंग ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर जो देखा उससे उसकी सांस अटक गई। शिट! बाथरूम में सिंक के पास 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी लाइट बहुत तेज थी और वहां एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग थी, वो औरत बिल्कुल भी कपड़े पहने हुए नहीं थी। याओ बिंग के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके गालों से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। ये क्या है? उसने धीरे से खुद से कहा। वो कौन है और यहाँ क्यों खड़ी है? उसने दरवाजे के पीछे से झांकते हुए देखा। औरत का चेहरा बहुत सुंदर था। उसकी लंबी बहती हुई बालों की लटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। पर जो सबसे अजीब चीज थी, वो लगातार आईने को घूर रही थी। उसकी नजर एक बार भी आईने से नहीं हटी। याओ बिंग का दिल धक धक कर रहा था। वो मुझे देख तो नहीं रही? उसने डरते हुए सोचा, पर औरत ने उसे नोटिस नहीं किया। वो बस आईने को देखती रही। तभी अचानक उस औरत के मुंह से आवाज आई, मो शू रे याओ।
याओ बिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से कान लगाया, मो, शू, रे, याओ, और ये आवाज बार बार रिपीट हो रही थी। शिट, ये क्या कह रही है? इसका मतलब क्या है? तभी उस औरत ने धीरे से मोमबत्तियां बुझाईं। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, हल्का सा धुआं उठा और उसके चेहरे पर लग गया। याओ बिंग अब भी बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ा था। वो चुपचाप उस औरत को देख रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा क्रीपी थी, उस औरत की नजर अब भी आईने पर टिकी हुई थी। याओ बिंग के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो आईने में क्या देख रही है? वहां ऐसा क्या है? तभी अचानक आईने में वो औरत दिखना बंद हो गई। याओ बिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो गायब हो गई? पर औरत अब भी बाथरूम में खड़ी थी, पर अब वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। फिर अचानक वो औरत फिर से आईने में दिखने लगी, पर उसकी मोमबत्ती अब भी जली हुई थी। याओ बिंग का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया। उसने दरवाजे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत अचानक मुड़ी। उसकी नजर सीधा याओ बिंग की आंखों में पड़ी। याओ बिंग के पैर जम गए। शिट, उसने मुझे देख लिया। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उस औरत के हाथ अचानक लंबे और नुकीले नाखूनों में बदल गए। उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। याओ बिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? तभी उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसका खूबसूरत चेहरा अब भयानक और डरावना हो गया था। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। उसके मुंह से तेज सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर एक भूत बाथरूम से बाहर निकलने लगा। शिट, याओ बिंग को अब समझ में आ गया था, ये कोई इंसान नहीं है, ये भूत है। याओ बिंग की हालत अब और खराब हो गई थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था, उस महिला भूत ने अचानक पूछा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? याओ बिंग की रूह कांप गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और शरीर जम गया। शिट, ये तो सच में भूत है। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। वो समझ चुका था कि अब वो एक डरावनी फीमेल गोस्ट के सामने है। वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसने अपने माथे पर कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने जल्दी से अपने हाथ से माथा छुआ। वहां एक छोटा सा गोल सर्कल था जो बहुत तेज चमक रहा था। ये क्या है? उस सर्कल से ब्राइट लाइट निकल रही थी और उसी के साथ उसके फियर पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। क्या मेरे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं? अब याओ बिंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भूतनी ने फिर से बोलना शुरू किया, शांत रहो और कुछ मत बोलो। वो धीरे से हंसी, एक ऐसी डरावनी हंसी जो किसी की भी हड्डियां जमा दे। फिर उसने धीरे से याओ बिंग के गाल पर हाथ लगाया। उसका हाथ बहुत ठंडा और डिस्गस्टिंग था। याओ बिंग का पूरा शरीर सिहर उठा। शिट, ये मुझे टच कर रही है। भूतनी की आवाज अब और भी क्रीपी हो गई थी। तुम्हें पीछे नहीं देखना चाहिए। अगर तुमने देखा तो तुम बच नहीं पाओगे। याओ बिंग की हालत खराब थी। वो सोच रहा था, अब क्या करूं? अगर मैं पीछे देखूं तो मैं मर जाऊंगा, और अगर कुछ नहीं किया तो ये मुझे मार ही देगी। तभी उसे एक आइडिया आया। ताबीज, मेरे पास ताबीज है। उसने सिस्टम ओपन किया और जल्दी से अपने हाथ में ताबीज समन कर लिया। ताबीज हाथ में आते ही एक ऑरा ऑफ पावर उसके चारों तरफ फैलने लगी। भूतनी ने ताबीज को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ये ताबीज! उसने एक जोर की चीख मारी और तुरंत पीछे हटने लगी। भूतनी को ताबीज से डर लग रहा था। याओ बिंग ने देखा कि वो धीरे धीरे गायब हो रही है, पर उसने डिसाइड किया, ये भूत ऐसे ही नहीं जाने वाला, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर अब डर के बजाय डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने ताबीज को और कसकर पकड़ा। फिर वो सीधे भूतनी के पास गया। उसने ताबीज को उठाया और सीधे भूतनी के माथे पर रख दिया। ताबीज रखते ही भूतनी जोर से चिल्लाई, नहीं! उसका चेहरा तेजी से पिघलने लगा। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा और फिर वो धुएं में बदल गई। भूतनी का डरावना चेहरा गायब हो गया। याओ बिंग ने गहरी सांस ली। फाइनली ये खत्म हुआ। याओ बिंग ने पीछे हटते हुए देखा कि ताबीज ने एक चमकता हुआ सर्कल बना लिया था। ताबीज से निकली तेज लाइट इतनी ब्राइट थी कि बिंग को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। शिट, ये लाइट इतनी तेज क्यों है? थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, भूतनी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ सफेद धुआं और छोटे छोटे चिंगारी के कण बचे थे। याओ बिंग ने गहरी सांस ली। फाइनली मैंने इसे खत्म कर दिया। सिस्टम की स्क्रीन अचानक सामने आई। उसने देखा कि उसे 1000 अंडरवर्ल्ड पॉइंट्स मिले थे। यस, उसने खुश होते हुए कहा। पर तभी उसकी नजर बाथरूम के फर्श पर पड़ी।
वहां वो खूबसूरत औरत पड़ी हुई थी। वेट, वो कहाँ से आई? वो धीरे धीरे उसके पास गया। औरत एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। याओ बिंग ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, आर यू ओके? क्या तुम्हें चोट लगी है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खामोश बैठी रही। याओ बिंग ने देखा कि उसके कपड़े नहीं थे। वो तुरंत किचन में गया और एक कपड़ा लेकर आया। ये पहन लो। उसने धीरे से कपड़ा औरत के शरीर पर डाल दिया, पर वो अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। याओ बिंग ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा रही थी। तुम ठीक हो? उसने फिर से पूछा, पर औरत बस शून्य में घूरती रही। याओ बिंग ने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत है। उसने धीरे से उसे उठाया और अपने कंधे पर टिकाया। लेकिन तभी आईने में उसकी नजर पड़ी। आईने में वो औरत का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसकी नजरें बहुत तेज थीं, किसी भूत की तरह। याओ बिंग ने झट से अपनी नजर हटाई। शिट, ये मैंने क्या देखा? उसने जल्दी से उस औरत की तरफ देखा, पर वो अब भी आंखें बंद करके आराम से उसके कंधे पर टिकी हुई थी। वेट, तो मैंने आईने में क्या देखा था? याओ बिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका चेहरा अब पसीने से भीग गया था। वो अब और भी डर गया था। ये औरत कौन है और ये आईना इतना क्रीपी क्यों है? उसे यकीन हो गया था कि इस आईने में कोई नेगेटिव ऑरा है। उसने एक गहरी सांस ली और उस औरत को धीरे से बिस्तर पर लिटाया, पर उसके मन में सवाल घूम रहे थे। क्या मैं किसी बड़े खतरे में पड़ गया हूँ? याओ बिंग ने उस लड़की को धीरे से बिस्तर पर रखा। उसे बहुत सुकून भरा लग रहा था कि उसने आखिरकार भूत को हरा दिया। लड़की की आंखें बंद थीं और वो बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। पर तभी कपड़ा जो उसने उसे ढका था वो अचानक खुल गया। याओ बिंग ने हैरानी से देखा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी नरम स्किन और लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। याओ बिंग बस उसे घूरता ही रह गया। उसकी आंखें झपक भी नहीं रही थीं, पर कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। शिट, मैं क्या कर रहा हूँ? उसने गिल्ट में अपना सिर पकड़ लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। लेकिन अचानक धड़म, लड़की ने एक जोर का थप्पड़ मारा। याओ बिंग की गाल लाल हो गई। उसका चेहरा शॉक में था। व्हाट द हेल? वो अपनी गाल पकड़े खड़ा था। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसने गुस्से में पूछा। लड़की ने धीरे से आंखें खोली और एक गुस्से भरी नजर याओ बिंग पर डाली। क्यों मारा? उसने सार्केस्टिकली कहा। तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया, वो भी फुल मून नाइट पर। याओ बिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारा काम? वेट, तुम किस काम की बात कर रही हो? उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता भी है वहां एक खतरनाक भूत था। अगर मैंने उस भूत को नहीं रोका होता तो तुम मर सकती थी। लड़की ने एक खामोश नजर याओ बिंग पर डाली। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ। याओ बिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वेट, तुम जानती थी कि वहां भूत है? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैंने उसे खुद बुलाया था। याओ बिंग का दिल धक धक करने लगा। काया, तुमने उसे समन किया? लड़की ने कामली जवाब दिया। हाँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था और फुल मून नाइट इसके लिए परफेक्ट होती है। याओ बिंग ने कंफ्यूजन में पूछा। पर भूत क्यों बुलाया? तुम पागल हो क्या? लड़की ने इरिटेशन से कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ टाइम पास करने आई थी? उसने आगे कहा, ये मेरा बिजनेस है और तुमने इसे रुइन कर दिया। याओ बिंग ने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। तुम सीरियसली कह रही हो कि तुमने जानबूझकर एक भूत समन किया और अब मुझे ब्लेम कर रही हो? लड़की ने सार्केस्टिकली जवाब दिया। ऑब्वियसली, तुमने मेरी पूरी रात बर्बाद कर दी है, अब मैं क्यों ना गुस्सा करूं? याओ बिंग ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी गाल फिर से पकड़ी। मुझे पहले ही पता था मेरी किस्मत खराब है, पर उसके दिमाग में एक सवाल अब भी था, ये लड़की कौन है और वो भूत क्यों समन कर रही थी? लड़की कुछ देर के लिए चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन दोनों साफ दिख रहे थे। याओ बिंग ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? तुमने वो भूत क्यों समन किया? लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी जिंदगी में अब बस 1 महीना बाकी है। याओ बिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? लड़की ने सिर झुका लिया। मैं ज्यादा दिन तक नहीं बचूंगी, मैं जल्द ही इस दुनिया से चली जाऊंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। उसकी आवाज में दर्द था। मैं मरना नहीं चाहती, मेरे बहुत सारे सपने हैं और मैं अपने लिए थोड़ा और वक्त चाहती हूँ। याओ बिंग अब कंफ्यूज्ड हो चुका था। तुम सच में सोचती हो कि भूतों को समन करके अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सकती हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने सुना था कि अगर मैं किसी गोस्ट को बुलाऊं और वो मेरी बॉडी को यूज करे तो मैं थोड़े और समय तक जी सकती हूँ। याओ बिंग ने सिर पकड़ लिया। ये सब कितना गलत लगता है, तुमने सीरियसली ये किया? तभी याओ बिंग के सामने विंडो सिस्टम खुल गई। सिस्टम ने बताया कि उस भूत का नाम लिटिल गोस्ट था और उसकी आइडेंटिटी थी
यिन फीमेल स्टेट लेवल 4 गोस्ट। सिस्टम ने यह भी रिवील किया कि भूत इस दुनिया में सिर्फ एक नया शरीर ढूंढने के लिए रुका हुआ था। याओ बिंग ने लड़की की तरफ देखा। अब उसे समझ में आने लगा था कि वो यहाँ अकेली क्यों थी और क्यों वो भूत उसी रूम में था। पर तुम सच में चाहती हो कि वो भूत तुम्हारी बॉडी को पजेस करे? लड़की ने झट से इनकार कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मेरी बॉडी ले। मैं बस अपनी लाइफ बचाना चाहती थी। याओ बिंग ने गहरी नजरों से उसे देखा। पर तुमने अपनी सोल अंडरवर्ल्ड को बेच दी है ना? लड़की ने धीरे से कहा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत मेरी जगह ले सकता है। मैं बस, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मैं बस मरना नहीं चाहती। याओ बिंग ने एक गहरी सांस ली और सीरियस टोन में पूछा, तुम्हें किसने बताया कि अंडरवर्ल्ड तुम्हारी लाइफ एक्सटेंड कर सकता है? लड़की ने अपना सिर उठाया और कंफ्यूजन से कहा, मुझे बस किसी ने बताया था। वो चुप हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, पर तुम मेरे अपार्टमेंट में रात के इस वक्त क्या कर रहे थे? याओ बिंग ने एक गंभीर नजर से उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में ये जानना है? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे एक्सप्लेन करो, तुम यहाँ क्यों आए? याओ बिंग ने गहरी नजरों से उसे देखा। अब वक्त था सच बताने का। याओ बिंग ने गहरी नजरों से लड़की की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लड़की का चेहरा शॉक में आ गया। काया, मैनिपुलेट? याओ बिंग ने सिर हिलाया। हाँ, कोई ऐसा है जो तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वो दूसरों को धोखा दे सके। लड़की ने डिसबिलीफ में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इम्पॉसिबल, कोई ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा? उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। याओ बिंग ने कामली कहा, रिलैक्स, ये सिर्फ मेरा गेस है, मैं श्योर नहीं हूँ। पर तभी लड़की ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, वो जो क्रीचर मैंने समन किया था वो एक वीपिंग डेविल है। याओ बिंग ने उसे ध्यान से सुना। लड़की की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। वो जल्दी से नया शरीर ढूंढ रहा था। उसने आगे कहा, इसलिए मुझे लगता है कि किसी ने मुझे इस रिचुअल के लिए मजबूर किया ताकि मेरी लाइफ खत्म हो जाए। तभी लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ये सब मेरे पापा ने किया है। याओ बिंग का चेहरा सन्न रह गया। व्हाट? तुम्हारे पापा? लड़की के आंसू बहने लगे। हाँ, मेरे खुद के पापा ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। वो धीरे से रोने लगी। अगर मैं याद करती हूँ तो ये सब मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल है। याओ बिंग भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लड़की की जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। पर फिर उसने धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली। हम दोनों एक जैसे हालात में हैं। लड़की ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। याओ बिंग ने अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर किया, तुम्हारी तरह मुझे भी बिट्रेयल का दर्द पता है। उसने थोड़ा पॉज लिया और फिर कहा, मुझे भी मेरे खुद के बायोलॉजिकल फादर ने धोखा दिया था। लड़की ने शौक में उसकी तरफ देखा। याओ बिंग ने गहरी सांस ली और आगे कहा, अगर तुम्हारे अपने पापा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लड़की की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक आई। बिना वक्त गंवाए याओ बिंग ने विंडो सिस्टम खोला। उसने जल्दी से डेथ नोट सेक्शन पर क्लिक किया। यहाँ कुछ होना चाहिए, उसने खुद से कहा। डेथ नोट एक मैजिकल बुक थी जो किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ और डेथ रिवील कर सकती थी। कुछ सेकंड बाद याओ बिंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, अब तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ एक्सटेंड करने का तरीका। लड़की ने डिसबिलीफ में पूछा, रियली? तुम सच में जानते हो? याओ बिंग ने कॉन्फिडेंटली थम्स अप करते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे तुम्हारा नाम भी पता है। लड़की ने क्यूरियोसिटी में पूछा, मेरा नाम? याओ बिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम मोजर याओ है ना? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, मेरा असली नाम मोजर याओ ही है। याओ बिंग ने थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मोसर याओ ने कंफ्यूजन में याओ बिंग की तरफ देखा। तुम क्या करने वाले हो? उसने सॉफ्टली पूछा। याओ बिंग ने डेथ नोट ओपन करने के लिए सिस्टम में फियर पॉइंट्स चेक किए, पर जैसे ही उसने देखा उसका चेहरा सन्न रह गया। शिट, मेरे पॉइंट्स कम पड़ गए। डेथ नोट को अनलॉक करने के लिए बहुत ज्यादा फियर पॉइंट्स चाहिए थे। उसने एक ग्लांस सिस्टम पर डाला। मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स मिले हैं और ये बुक 1000 पॉइंट्स की है। याओ बिंग ने नर्वस हंसी दी और पसीना पोंछते हुए खुद से कहा, डैम, ये प्राइस तो बहुत ज्यादा है। उसने गहरी सांस ली और अपने बाल पीछे किए। सीरियसली, इतनी मेहनत करके मैंने जो पॉइंट्स इकट्ठे किए थे वो कुछ भी नहीं है। उसे अब सिरदर्द होने लगा था। अब मैं क्या करूं?
इतने पॉइंट्स कैसे इकट्ठे करूं? वो फ्रस्ट्रेशन में किचन की तरफ देखने लगा। तभी मोसर याओ ने धीरे से कहा, थैंक यू याओबिंग। याओबिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। थैंक यू? किस लिए? मोसर याओ ने हल्की सी स्माइल दी। तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। याओ बिंग थोड़ी देर तक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर उसने हल्के से हाथ बढ़ाया और मोसर याओ का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कुछ भी करके तुम्हारी लाइफ बचाऊंगा। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन था। तुम्हें अब अपनी जिंदगी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोसर याओ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, पर तभी उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्हें अब जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। याओ बिंग ने धीरे से सिर हिलाया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर जाने से पहले उसने एक बार फिर मोसर याओ की तरफ देखा। लिसन, कभी भी खुद पर हार मत मानना। उसने धीरे से कहा, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें खुद से हार नहीं माननी चाहिए। मोसर याओ चुपचाप लेट गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं, पर उसके दिल में अब भी वो बातें गूंज रही थीं। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। याओ बिंग ने दरवाजा बंद किया और धीरे से बाहर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में अब भी एक सवाल था, मैं उसे बचाने के लिए इतने पॉइंट्स कहां से लाऊंगा? याओ बिंग ने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अब बस एक ही चीज चल रही थी, मुझे और फियर पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे ताकि मैं डेथ नोट खरीद सकूं। उसने खुद से कहा, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो पॉइंट्स इकट्ठे करूंगा और मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो अपनी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पर हैं। उसके आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। अगली सुबह मौसम बहुत साफ था। याओ बिंग के कमरे में हल्की धूप आ रही थी। अलार्म लगातार बजता जा रहा था, इतना तेज कि याओ बिंग की नींद में खलल पड़ गया। उफ, ये अलार्म बंद करो, उसने चिढ़कर कहा। वो धीरे से उठा और टेबल पर रखे अलार्म को बंद किया। फिर उसने खुद को स्ट्रेच किया और एक गहरी सांस ली। चलो देखते हैं आज सिस्टम ने क्या दिया है। याओ बिंग ने विंडो सिस्टम ओपन किया। सिस्टम ने बताया कि उसने अपना पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट मिशन सामने आ चुका था। नेक्स्ट मिशन, कैच द बिग गोस्ट। याओ बिंग ने मिशन डिटेल्स चेक की। गोस्ट की लोकेशन रूम नंबर 6, वेस्टर्न बिल्डिंग। जैसे ही उसने लोकेशन पढ़ी, उसका चेहरा शॉक में आ गया। वेट, पान हाई स्कूल? उसकी आंखें बड़ी हो गईं। शिट, ये तो मेरा ही स्कूल है और वो रूम मेरी क्लास है। कुछ सेकंड के लिए वो बस चुपचाप सिस्टम को घूरता रहा। फिर उसने खुद से कहा, मतलब मेरी क्लास में कल कोई बड़ा भूत होने वाला है? उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। लेवल 3 गोस्ट। उसने गहरी सांस ली। अगर कल कुछ बड़ा हुआ तो पूरी क्लास डर जाएगी। वो अभी भी बेड पर बैठा था और सिस्टम की डिटेल्स पढ़ रहा था। उसने सोचा, मुझे कल स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी ताकि मैं इस मिशन पर पूरी तरह फोकस कर सकूं। लेकिन उसके दिमाग में अब भी मोसर याओ की बातें घूम रही थीं। उसने याद किया कि मो ने क्या कहा था, मेरे पापा ने ही मुझे उस भूत को समन करने को कहा था। याओ बिंग का चेहरा गुस्से से भर गया। कैसा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? वो कुछ देर तक बस खामोश बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और खुद से कहा, अब मैं इस मिशन को सीरियसली लूंगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है इस बार। याओ बिंग पूरी तरह तैयार था। याओ बिंग ने अपने सिस्टम स्क्रीन को देखा। मिशन 2, कॉन्कर द लेवल 3 बिग गोस्ट। उसने गहरी सांस ली। इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। उसने अपने मिशन की डिटेल्स को ध्यान से पढ़ा, पर उसके मन में एक और बात चल रही थी। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, मैं ये मोसर याओ के लिए भी कर रहा हूँ। वो चाहता था कि मो की लाइफ में और ज्यादा परेशानी न हो। उसने जो वादा किया था उसे पूरा करना था। इस बार याओ बिंग का चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। अगले दिन दोपहर की धूप में पॉन हाई स्कूल की बिल्डिंग चमक रही थी। स्कूल की बिल्डिंग कई फ्लोर्स में बनी थी और हर तरफ छात्रों की हलचल थी। क्लासरूम में याओ बिंग अकेला बैठा था। वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। तभी दड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा खुला और गू अंदर आया। उसके साथ शौबी भी थी। याओ बिंग ने सिर उठाकर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गू, फिर से? गू सीधा याओ बिंग के पास आया। उसके चेहरे पर एक घमंडी हंसी थी। ओए बिंग, उसने कहा, मेरा बुक दे, मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत से मेरे लिए खरीदा है। उसके सार्कास्टिक लहजे से पूरा क्लासरूम साइलेंट हो गया। गू ने याओ बिंग के डेस्क पर रखी किताबें उठाई और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। शाओबी चुपचाप खड़ी देखती रही। याओ बिंग ने गुस्से में गू की तरफ देखा। गू, ये सब करना बंद कर। पर गू ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसने किताबों को पैर से ठोकर मारी। तुझे पता है बिंग, गू हंसते हुए बोला, अगर ये किताबें खो गईं तो तुझे दोबारा खरीदने के पैसे नहीं होंगे।
तेरी माँ बहुत मेहनत करती है ना, पुअर बॉय। क्लास में किसी ने कहा, अगर याओ बिंग की किताबें खो गईं तो उसे फिर से खरीदने में दिक्कत होगी। बुक्स सस्ती नहीं होती। याओ बिंग ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से अपनी किताबें उठाईं। उसका चेहरा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर गया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। गू और शाओ हंसते हुए क्लास से बाहर चले गए। तभी एक और क्लासमेट ने हंसते हुए कहा, पुअर याओ बिंग, फिर से बुलीड हो गया। याओ बिंग ने किताबें उठाईं और अपनी सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा अब बहुत अपसेट लग रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, स्याओ बी, तुम गू के साथ कैसे जा सकती हो? उसने गहरी नजरों से क्लासरूम के दरवाजे की तरफ देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? याओ बिंग की मुट्ठी कस गई। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, मैं कभी पीछे नहीं हटता। पर शाओ बी ने कुछ नहीं कहा और ये सोचकर याओ बिंग और भी अपसेट हो गया। क्लासरूम अब पूरी तरह भर चुकी थी। हर स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर बैठ चुका था, पर याओ बिंग अपनी सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें खिड़की की तरफ थीं और वो ख्यालों में खोया हुआ था। ये मिशन कल रात के गोस्ट से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी अचानक पूरी क्लास में खामोशी छा गई। सबकी नजरें शाओ बी की तरफ थीं। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई थी। उसकी फीमेल फ्रेंड जो पीछे बैठी थी, उसे शक हुआ। शाओ, तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा, पर शाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर नीचे झुका लिया। अचानक शाओ का शरीर ऊपर उठने लगा, जैसे कोई इविल स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया हो। उसका चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज भयानक लग रही थी। पूरी क्लास शॉक में थी। सबकी सांसें रुक गईं। ये क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट ने डरते हुए कहा। शाओ अब पूरी तरह से पजेस्ड थी। उसका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। याओ बिंग ने ये सब देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिट, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने तेजी से अपनी सीट छोड़ी और क्लासरूम के सामने की तरफ भागा। श्याओ, तुम ठीक हो? मुझे सुन सकती हो? पर उससे पहले कि वो श्याओ के पास पहुंचता, गू उसके सामने आ गया। गू ने याओ बिंग को घूरते हुए कहा, स्टॉप राइट देयर। याओ बिंग ने गुस्से में गू की तरफ देखा। हटो मेरे रास्ते से। शाओ ठीक नहीं लग रही है, मैं उसे क्लिनिक ले जा रहा हूँ। पर गू ने सार्केस्टिकली हंसते हुए कहा, शाओ का नाम तुम मत लो, क्या तुम्हें याद नहीं? अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गू ने अपनी आंखें नैरो की और कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है उसका नाम लेने का, समझे? याओ बिंग ने एक गहरी सांस ली, पर उसने हार नहीं मानी। गू, ये मजाक का वक्त नहीं है। शाओ की हालत खराब है। अगर उसे जल्दी से क्लिनिक नहीं ले गए तो कुछ बड़ा हो सकता है। पर गू ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसने गुस्से में याओ बिंग की शर्ट पकड़ ली। तुम मुझे ऑर्डर्स दोगे? उसने चीखते हुए कहा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? क्लासरूम में बैठे दो स्टूडेंट्स ने आपस में बात की। देखो, याओ बिंग फिर से पिटने वाला है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, पूर गाय, पहले कावर्ड था, अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। शाओ को बचाने चला है। पहला स्टूडेंट हंसते हुए बोला, कीप योर वॉइस लो, वरना गू हमें भी देख लेगा। गू ने याओबिंग को एक झटका दिया, पर याओबिंग ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और काल्मली कहा, गू, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। शाओ की हालत देखो, उसे तुरंत हेल्प की जरूरत है। गू ने सार्कास्टिकली जवाब दिया, मुझे किसी की ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं है, और तुम तो बिल्कुल नहीं। क्लासरूम में माहौल अब बहुत टेंस हो चुका था। शाओ अब भी पोजेस्ड थी। याओ बिंग जानता था कि उसे तेजी से एक्शन लेना होगा। क्लासरूम में माहौल अब भी बहुत टेंस था। गू के 3 दोस्त धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक ने गू को चिढ़ाते हुए कहा, भाई, ये याओ बिंग अब बहुत डेयरिंग हो गया है, तुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर रहा है। दूसरे ने भी सार्कास्टिक लहजे में कहा, क्या करें भाई, इसको समझाएंगे या सीधा सिखाएंगे? गू ने धीरे से हंसते हुए कहा, आराम से, अभी सिखाते हैं इसे। दूसरी तरफ याओ बिंग ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। वो बहुत ध्यान से उस लिक्विड को अपनी आंखों में डालने लगा। अगर ये काम कर गया तो मैं इस मिशन को पूरा कर सकता हूँ। उसने कल रात नॉवल पढ़ी थी जिससे उसे एक्स्ट्रा फियर पॉइंट्स मिले थे। अब वो उम्मीद कर रहा था कि ये लिक्विड उसे सच दिखाने में मदद करेगा। तभी शॉबी, जो अब भी पॉजेस्ड थी, एकदम साइलेंट हो गई। उसका हाथ जो अब तक उसके मुंह में था धीरे धीरे नीचे गिर गया। याओ बिंग ने देखा कि शाओ के बॉडी के चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैलने लगा था, और फिर वो ऑरा एक भयानक शक्ल लेने लगा। शाओ ने अचानक एक डरावनी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर अब कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। शिट, ये और भी खतरनाक हो रहा है। तभी गू का एक दोस्त जो काफी लंबा और मस्कुलर था, याओ बिंग के सामने आ गया। ओए बिंग, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और इंटिमिडेटिंग तरीके से याओ बिंग की तरफ देखा।
गू मेरा भाई है और तू उसके सामने ये एटीट्यूड दिखा रहा है। याओ बिंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। उसने काल्मली कहा, हटो मेरे रास्ते से, वरना। मस्कुलर लड़के ने हंसते हुए पूछा, वरना क्या, मुझे मारेगा? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे हंसने लगे। मस्कुलर लड़के ने सार्कास्टिक लहजे में कहा, ओए सुना तुमने, ये कावर्ड याओ बिंग अब धमकियां दे रहा है। पर याओ बिंग ने सीरियस होकर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जाओ। मस्कुलर लड़के ने हंसते हुए अपनी बाहें फैलाईं और कहा, बिंग चल, तुझे मैं सिखाता हूँ कि किसी से कैसे डील करते हैं। उसने याओ बिंग को जबरदस्ती पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, पर याओ बिंग ने उसकी आंखों में देखा और कामली कहा, तुझे लगता है मैं वही पुराना याओ बिंग हूँ। क्लासरूम में माहौल और टेंस हो गया था। सब देख रहे थे कि याओ बिंग अब क्या करेगा। क्लासरूम का माहौल और टेंस हो चुका था। गू और उसके दोस्त याओ बिंग को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी शॉबी ने दूर से ये सब देखा। उसकी सफेद आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। अचानक श्याओ ने अपने ही क्लासमेट के कंधे पर हाथ रखा। लड़के को कंधे पर किसी के हाथ का वेट महसूस हुआ। उसने धीरे से पीछे देखा, ये देखने के लिए कि वो कौन है, पर जैसे ही उसने देखा उसकी जान सूख गई। शिट, उसने डरते हुए बुदबुदाया। श्याओ भी, जो अब भी पोजेस्ड थी, उसकी तरफ क्रीपी मुस्कान के साथ देख रही थी। और फिर श्याओ ने झपटकर उसके कान को काटने की कोशिश की। क्लासरूम में हड़कंप मच गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या कर रही है? एक लड़के ने शॉक में कहा। श्याओ ने अपने क्लासमेट का कान अपने दांतों से पकड़ लिया और जोर से काटने लगी। लड़के की चीख क्लासरूम में गूंजने लगी। उसका खून धीरे धीरे बहने लगा। तभी याओ बिंग की विंडो सिस्टम पर नोटिफिकेशन आई। उसने देखा कि उसके फियर पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। वेट, मेरे पॉइंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? फिर उसे समझ में आया, ओ, ये सिस्टम दूसरों के डर से भी पॉइंट्स इकट्ठा करता है। वो हल्की सी स्माइल करने लगा, मतलब ये मेरे लिए फायदेमंद है। पर उसकी स्माइल ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसने देखा कि शॉबी अब भी सैडिस्टिकली अपने क्लासमेट का कान काट रही थी। लड़का खून से लथपथ हो चुका था। उसने गू की तरफ देखा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, गू हेल्प करो प्लीज। पर गू भी पैनिक हो गया था। वो कुछ देर के लिए खामोश खड़ा रहा। फिर उसने अपने दो दोस्तों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ और शॉ को रोको। पर दोनों लड़के हिचकिचा रहे थे। भाई, वो अब नॉर्मल नहीं है, वो किसी भूत के कंट्रोल में है। गू गुस्से से चिल्लाया, जाओ उसे रोकने की कोशिश करो, वरना वो इसे मार डालेगी। आखिरकार एक लड़का डरते हुए आगे बढ़ा। उसने शाओ का हाथ पकड़ने की कोशिश की ताकि वो अपने क्लासमेट का कान छोड़ दे, पर शाओ ने जोर से झटका दिया और फिर कान को पूरी तरह से काट लिया। लड़का जमीन पर गिर गया। उसका खून क्लासरूम की फ्लोर पर फैल गया था। उसने अपना कान पकड़ लिया, लेकिन खून तेजी से बह रहा था। वो इतना कमजोर हो चुका था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। क्लासरूम में खामोशी छा गई। शॉ ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसके होंठों और दांतों पर गाढ़ा खून लगा हुआ था और उसके मुंह से कटा हुआ कान गिरा। याओ बिंग ने ये सब देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। श्याओ को इस हालत में किसने पहुंचाया? क्लासरूम अब पूरी तरह नेगेटिविटी से घिर चुका था। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। क्लासरूम का माहौल अब बहुत डरावना हो चुका था। फर्श पर खून फैला हुआ था। बी लाओ, जिसका कान काटा गया था, जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। पर श्याओ बी, जो अब भी पजेस्ड थी, धीरे धीरे फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती गले लगाने लगी। इस बार उसका इरादा उसका दूसरा कान काटने का था। बिलाओ ने चीखते हुए कहा, गू प्लीज मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। पर गू, वो बस खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर था। गू के दोस्त, जो पहले उसे ब्रेव समझते थे, अब उसकी तरफ गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से देख रहे थे। एक स्टूडेंट ने कहा, गू, तुम्हारा दोस्त मर रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे। दूसरे ने सार्कास्टिकली कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? पर गू अब भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस चुपचाप खड़ा था। याओ बिंग ने ये सब देखा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर कोई और कुछ नहीं करेगा तो मैं करूंगा। उसने अपने हाथ में ताबीज छिपा लिया। इस बार मैं शाओ को रोकूंगा। तभी याओ बिंग आगे बढ़ा। क्लासरूम में सबकी नजरें अब उस पर थीं। श्याओ बी, जो अब तक क्रीपी मुस्कान दे रही थी, अचानक याओ बिंग की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखें और डरावनी हो गई थीं। याओ बिंग ने तेजी से कदम बढ़ाए। बिना कोई समय बर्बाद किए उसने ताबीज सीधे श्याओ के माथे पर लगा दिया। श्याओ की आंखें अचानक बंद हो गईं। उसका शरीर फ्रीज हो गया। फिर उसके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। इस बीच बी लाओ ने अपना कान पकड़ा और दर्द से चीखते हुए क्लासरूम से बाहर भागा। उसके खून के निशान पूरे फ्लोर पर फैल चुके थे। श्याओ
श्याओ अब भी चुपचाप खड़ी थी, पर याओ बिंग ने अपनी आंखें उस पर टिका रखी थीं। क्लासरूम में किसी ने धीरे से पूछा, अब क्या हुआ, वो शांत क्यों हो गई? तभी एक और स्टूडेंट ने कहा, शिट। याओ बिंग ने भूत को सिर्फ एक ताबीज से शांत कर दिया। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स आश्चर्य से याओ बिंग की तरफ देखने लगे। ये कमाल कर दिया। क्लासरूम अब पहले से बहुत शांत हो गया था। गू अब भी चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने खांसते हुए कहा, दिखावा करने का अच्छा मौका मिल गया। बिंग, गू के दिल में जलन थी। वो सोच रहा था कि याओ बिंग ने सबके सामने हीरो बनने का मौका कैसे ले लिया। गू ने जल्दी से स्याओ का शरीर उठाया। अब स्याओ बेहोश थी। गू ने गुस्से से याओ बिंग की तरफ देखा और कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। याओ बिंग ने कामली कहा, स्याओ को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पर गू ने फिर से गुस्से में कहा, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। क्लासरूम में अब भी सबकी नजरें याओ बिंग पर थीं, पर याओ बिंग बस शांत खड़ा रहा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुका हूँ। और फिर उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। गू ने स्याओ को अपने कंधे पर उठाया और क्लासरूम से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दो दोस्तों ने पैनिक होकर कहा, गू यहाँ से निकलो, ये जगह अब सेफ नहीं है। दूसरे ने चेतावनी दी, स्याओ से दूर रहो। वो अब वहीं नहीं रही। गू ने स्याओ की तरफ देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्याओ का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। गू ने जोर से चीख मारी। इस बार स्याओ के अंदर का भूत और भी वायलेंट हो गया था। उसने गू का पीछा करना शुरू कर दिया। गू भागने की कोशिश कर रहा था, पर स्याओ ने उसकी पैंट पकड़ ली। पटाखक! स्याओ ने गू की पैंट फाड़ दी। क्लासरूम में सबकी नजरें गू पर थीं। स्याओ का चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। क्लासरूम में माहौल फिर से टेंस हो गया। स्याओ ने गू का पीछा किया। गू भागते हुए ब्लैक बोर्ड के पास पहुंच गया। वो घबराकर एक कोने में बैठ गया, पर स्याओ अब उस पर झपटने वाली थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। स्याओ की आंखों में भूख थी। वो अगले शिकार के लिए तैयार थी। ग्यू अब क्लासरूम के कोने में कांपते हुए बैठा था। उसकी पैंट फटी हुई थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ग्यू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। गाइस, हेल्प करो प्लीज, मैं मर जाऊंगा। पर उसके दोस्त बस डरे हुए खड़े थे। उनमें से कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से कहा, भाई मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं, तू जा। दोनों अब बहाने बनाने लगे। दूसरी तरफ याओ बिंग चुपचाप खड़ा था। वो बस ये सब देख रहा था, पर उसके फियर पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। हर सेकंड उसका सिस्टम पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा था। याओ बिंग के चेहरे पर शांति थी। तभी गू ने चिल्लाते हुए याओ बिंग को बुलाया, याओ प्लीज मुझे बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी। गू, जो हमेशा याओ बिंग को नीचा दिखाता था, आज वो गिड़गिड़ा रहा था। याओ बिंग ने आंखें नैरो की। अब गू मुझे हेल्प के लिए बुला रहा है? उसने धीरे से कहा। क्या हुआ गू, तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं थी, है ना? गू ने डरते हुए कहा, मैं गलत था, प्लीज मैं मर जाऊंगा। क्लास के दो स्टूडेंट्स जो ये सब देख रहे थे धीरे से हंसते हुए बोले, भाई गू की पैंट गीली हो गई है। दूसरा हंसा, उसने डर के मारे पेशाब कर दिया। शिट, ये सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। गू अब पूरी तरह डिस्ग्रेस में था। वो कांप रहा था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और वो फर्श पर गिरा पड़ा था। याओ बिंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्याओ की तरफ बढ़ा। गू अब भी फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और वो घबरा कर रो रहा था। स्याओ भी अब भी गू को पकड़कर बैठी थी, जैसे उसे कहीं जाने नहीं देगी। गू ने चीखते हुए मदद की गुहार लगाई, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। पर क्लासरूम में कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने दुख भरी नजरों से गू की तरफ देखा, पर कोई भी उसे हेल्प करने के लिए नहीं बढ़ा। तभी याओ बिंग ने अपने सिस्टम से एक गोस्ट एम्यूलेट समन किया। ये टैलिस्मन मेरे पास है, अब मैं इसे फिर से यूज करूंगा। उसने टैलिस्मन को फिर से श्याओ के माथे पर रखा। श्याओ का शरीर फ्रीज हो गया। वो जो भी करने वाली थी रुक गई। अब याओ बिंग ने गू की तरफ देखा। वो काल्मली उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, गू अगर तुझे इस गोस्ट ट्रैप से बचना है तो तुझे मेरी कंडीशन माननी होगी। गू ने डरते हुए पूछा, कैसी कंडीशन? याओ बिंग ने गंभीर लहजे में कहा, मैं ऐसे लोगों की आसानी से मदद नहीं करता जो मुझे इंसल्ट करते हैं, इसलिए तुझे मेरी बातें माननी होंगी। गू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहली कंडीशन, याओ बिंग ने कहा, तुझे स्याओ से अभी के अभी ब्रेकअप करना होगा। गू ने शॉक में पूछा, व्हाट? याओ बिंग ने कड़ी नजरों से उसे देखा। और दूसरी कंडीशन, तुझे मुझसे माफी मांगनी होगी सच्चे दिल से। गू के चेहरे पर आंसू आ गए। वो पूरी तरह डिस्ग्रेस्ड हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, ठीक है, मैं दोनों कंडीशंस मानता हूँ, बस मुझे बचा लो प्लीज।
याओबिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अब पीछे हटो। गू ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, क्या मैंने सही किया? और फिर गू ने क्लासरूम से भागने की कोशिश की। याओबिंग ने उसे भागते हुए देखा और गुस्से में कहा, गू ठहरो, मैंने जो कंडीशंस रखी थीं वो मत भूलना। अगर तुमने झूठ बोला तो अंजाम बुरा होगा। पर गू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस भागता ही चला गया। तभी क्लासरूम में एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों ने क्या वादा किया है? सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहां रेंजी सर खड़े थे। रेंजी सर का सर पूरी तरह गंजा था। उनके मोटे होंठ, बड़ी मूंछें और चेहरे पर तिल साफ नजर आ रहा था। गू ने तुरंत याओबिंग की तरफ उंगली उठाई। सर, ये लड़ाई कर रहा था, उसने आगे कहा, और ये फेक गोस्ट्स का नाटक कर रहा है ताकि पूरी क्लास को डराया जा सके। रेंजी सर ने गहरी नजरों से याओबिंग की तरफ देखा। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, सर, गू झूठ बोल रहा है, ये सब उस पर खुद हुआ है। पर दूसरा स्टूडेंट धीरे से बोला, सर, पर गू आपका कजिन है, शायद आप उसकी बात मान लेंगे। रेंजी सर ने क्लासरूम में कदम रखा। उन्होंने गंभीर लहजे में याओबिंग से कहा, तुम्हें स्कूल की डिसिप्लिन के बारे में कुछ याद है? याओबिंग ने सिर झुकाया। रेंजी सर ने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन क्लास में लड़कियों को इस्तेमाल करना ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा, सोचो, अगर तुम क्लासरूम के बाहर ऐसा करोगे तो क्या होगा? रेंजी सर का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ याओबिंग। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। याओबिंग ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने धीरे से क्लासरूम छोड़ दिया। याओबिंग ने गहरी सांस ली और कामली कहा, सर, मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो गू कह रहा है। ये सब झूठ है, ये सिर्फ एक स्लैंडर है। रेंजी सर ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा, पर उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकता, उन्होंने आगे कहा। तुम अभी मेरे साथ चलो, प्रिंसिपल से पूछते हैं कि तुम्हारे बिहेवियर पर क्या एक्शन लिया जाएगा। याओबिंग ने गुस्से में कहा, सर, ये पूरा मामला उल्टा किया जा रहा है। गू खुद अपनी गलती नहीं मान रहा है, इसलिए उसने मुझ पर इल्जाम लगाया है। रेंजी सर ने एक गहरी नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ नहीं है तो तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? याओबिंग चुप हो गया। वो सोचने लगा कि कैसे अपनी बात साबित करे। तभी क्लासरूम में एक डरावना बदलाव होने लगा। श्याओबी के पास का काला ऑरा अब गू की तरफ बढ़ने लगा। गू, जो पहले डरा हुआ था, अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तभी गू का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक क्रीपी हंसी दी। हाँ, याओबिंग ने शॉक में देखा, गू अब ये क्या कर रहा है? गू ने एकदम से क्लासरूम में भागना शुरू किया। वो सीधे शाओबी की तरफ दौड़ा। उसने टीजिंग अंदाज में कहा, शाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, चलो एक किस दे दो। क्लासरूम में बैठे सभी स्टूडेंट्स ने ये सब देखा। उनके चेहरे पर डिस्गस्ट साफ दिख रहा था। शिट, ये गू पब्लिक में ऐसी हरकत कर रहा है। गू ने शाओ के पास जाकर अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, तुम्हारा गू वापस आ गया है बेबी। याओबिंग ने ये सब देखा और कंफ्यूज्ड हो गया। गू इतनी डिस्गस्टिंग हरकत कैसे कर सकता है, वो सोच रहा था, और ये सब इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने। तभी रेंजी सर ने क्लासरूम में एंट्री की। उन्होंने जोर से चिल्लाया, गुआई। गुआ ने शॉक में क्लासरूम की तरफ देखा। रेंजी सर ने देखा कि गू शाओबी को छूने की कोशिश कर रहा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। पर गू अभी भी पोजेस्ड था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रेंजी सर ने तेजी से गू के चेहरे पर थप्पड़ मारा। धड़ाम! गू ने थोड़ा झटका खाया, पर वो अभी भी अजीब तरीके से हंस रहा था। रेंजी सर ने गहरी सांस ली और कहा, इनफ, तुम्हें तुरंत ऑफिस ले जाया जाएगा। उन्होंने अपने चश्मे को हटाया और अपने हाथ से आंखें ढंकी। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, मुझे गू को यहाँ से तुरंत निकालना होगा, वो कंट्रोल में नहीं है। क्लासरूम अब एकदम साइलेंट था। सभी स्टूडेंट्स ने ये पूरा सीन देखा और शॉक थे। अब ये साफ था कि गू ही कल्प्रिट है। गू ने अचानक अपना गाल पकड़ा और बोला, अंकल रेंजी, तुम कितने मैच्योर लगते हो। क्लासरूम में बैठे सभी स्टूडेंट्स शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गू ये कैसी बातें कर रहा है। फिर गू ने क्रीपी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने धीरे धीरे रेंजी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अंकल, मुझे तुम्हारा लवर बनने दो। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्गस्ट से अपनी नजरें फेर लीं। गू अब और भी अजीब हरकतें करने लगा। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। फिर उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार है अंकल रेंजी।
मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। रेंजी सर का चेहरा शॉक में था। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो गू। पर गू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और रेंजी की तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहा, चलो अंकल, मुझे और इंतजार मत कराओ। रेंजी सर ने क्लासरूम के स्टूडेंट्स की तरफ देखा और चिल्लाए, कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहा। लेकिन कोई भी स्टूडेंट आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक गेबरा, उसने कहा, सर मैं कोशिश करता हूँ। पर जैसे ही उसने गू को छूने की कोशिश की, का जोर से पीछे उछल गया और फ्लोर पर गिर गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, गू पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक ने डिस्गस्ट से कहा, वो अपने ही अंकल को छेड़ रहा है, ये कितना ग्रोस है। क्लासरूम के बाहर खड़े स्टूडेंट्स भी शॉक में थे। उन्होंने खिड़की से झांकते हुए कहा, फाइनली गू को उसकी करनी का फल मिला। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, ये बुली अब खुद फंस गया है। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर प्रिंसिपल का सूट पहने एक आदमी दिखाई दिया। वो क्लासरूम के अंदर की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। प्रिंसिपल के पीछे एक खूबसूरत औरत भी थी। उस औरत ने चौंकते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा। वेट, ये तो प्रिंसिपल के फादर हैं। प्रिंसिपल के फादर ने क्लासरूम में कदम रखा और गुस्से में चिल्लाए, रेंजी चोंग। रेंजी सर का चेहरा शॉक में बदल गया। प्रिंसिपल के फादर ने क्लासरूम की तरफ देखा और कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। खूबसूरत औरत ने इशारा किया और कहा, सर वहाँ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है। प्रिंसिपल के फादर ने देखा कि गू अभी भी रेंजी की तरफ झुक रहा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, गुआई, ये सब बंद करो। तभी याओबिंग ने अपनी हथेली से ब्राइट लाइट रिलीज की। उसने ताबीज से पावर एक्टिवेट की। क्लासरूम में लाइट ऑरा फैलने लगी। गू ने एकदम से फ्रीज कर दिया। वो अचानक कंट्रोल में आ गया। कुछ ही पलों में गू ने अपनी आंखें खोली। वो अब पॉजेस्ड नहीं था। उसका शरीर फ्लोर पर गिर गया। क्लासरूम में बैठी दो लड़कियां धीरे से कहने लगी, OMG, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गू और रेंजी सर का रिश्ता इतना क्लोज होगा। दूसरी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन कार्मा ने गू को सही तरीके से। प्रिंसिपल के फादर ने गुस्से से कहा, ग्वाई, मेरे ऑफिस में चलो अभी के अभी। रेंजी सर ने अपने चश्मे उतारे और कहा, हमें गू को तुरंत यहाँ से निकालना होगा। रेंजी ने चुपचाप अपनी शर्ट के बटन वापस बंद कर ली। उनका चेहरा अब भी थोड़ा लाल था। इस बीच गू जो फर्श पर बैठा था धीरे धीरे होश में आया, पर उसका चेहरा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड लग रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। क्लासरूम के दरवाजे के पीछे और अंदर बैठे सभी स्टूडेंट्स हंसते हुए गू की हालत देख रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी और मजाक साफ झलक रहा था। हाँ 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 हाँ, गू को देखो, ऐसा हाल कभी नहीं सोचा था। स्टूडेंट्स की हंसी और चिल्लाने की आवाजें इतनी तेज थीं कि प्रिंसिपल ने क्लासरूम की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसी दौरान गू ने धीरे से अपने बाल ठीक किए और कहा, याओबिंग, ये सब तेरी वजह से हुआ है। उसने गुस्से में कहा, तू एक गंदा रैट है, तुझे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। तू मेरी जिंदगी में बस परेशानी लेकर आता है। गू का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि याओबिंग ने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। और सबसे बुरी बात ये थी कि सारे स्टूडेंट्स ने ये सब अपनी आंखों से देखा। कुछ ही देर में गू अपना धैर्य पूरी तरह से खो बैठा। उसने याओबिंग की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए और गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गू ने गुस्से में याओबिंग की शर्ट को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी, पर याओबिंग चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अचानक धड़ाम, रेंजी ने गू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्लासरूम में सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गू ने शौक में अपनी आंखें चौड़ी की। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने धीरे से अपने गाल पर हाथ रखा। रेंजी सर ने गुस्से में कहा, तुमने अपने ही दोस्त को बुली किया। गू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, अब तुरंत याओबिंग से माफी मांगो, अभी के अभी। गू ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, अंकल, ये तुम क्या कर रहे हो। पर रेंजी ने धीरे से कहा, प्रिंसिपल हमें देख रहा है, अभी एक्ट करो, याओबिंग से माफी मांग लो, बाद में देख लेंगे। गू ने अपना सिर झुका लिया। उसने झूठी माफी मांगते हुए कहा, याओबिंग सॉरी, पर उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो ऐसा दिल से नहीं कह रहा था। याओबिंग ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही शक था कि गू माफी सिर्फ दिखावे के लिए मांग रहा है। क्लासरूम में माहौल थोड़ा शांत हो गया। प्रिंसिपल ने क्लासरूम के अंदर कदम रखा और कहा, रेंजी और गुआई, मेरे ऑफिस में चलो, अभी के अभी। प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में कहा, इस पूरे इंसिडेंट की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं खुद सवाल करूंगा। रेंजी और गू धीरे धीरे क्लासरूम से बाहर निकलने लगे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। गू ने धीरे से रेंजी की तरफ देखा और कहा,
अंकल अब क्या करेंगे? रेंजी ने गहरी सांस ली और कहा, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। गू ने क्लासरूम से बाहर निकलने से पहले याओ बिंग को एक सीधी धमकी दी। उसने गुस्से में अपनी आंखों से घूरते हुए कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा याओ बिंग, तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गू के जाने के बाद क्लासरूम के कुछ स्टूडेंट्स याओ बिंग के पास आए। वे गू को मिली सजा देखकर बहुत खुश थे। एक स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, फाइनली गू को उसकी करनी का फल मिला, अब वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। इसी दौरान याओ बिंग चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, मिशन कंप्लीटेड, सेकंड मिशन सक्सेसफुली डन। याओ बिंग ने गहरी सांस ली और नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा। इसके तुरंत बाद उसे एक और नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम ने बताया कि उसे अब तीसरी मिशन मिली है, न्यू मिशन कैच द डीमन टाइकून। मिशन की लोकेशन थी एक हॉन्टेड हाउस, एक अम्यूजमेंट पार्क में। मिशन डिटेल्स में रोड का नाम और टाइम भी मेंशन था। मिशन कंप्लीट करने का टाइम था। याओ बिंग ने काम होकर सिस्टम की डिटेल्स देखी। उसने देखा कि उसके पास अभी सिर्फ 40,000 फियर पॉइंट्स हैं, जबकि डेथ नोट खरीदने के लिए उसे कम से कम 60,000 पॉइंट्स चाहिए। उसने गहरी सोच में डूबते हुए खुद से कहा, मुझे सोच समझकर एक्शन लेना होगा, गलत कदम नहीं उठा सकता। कुछ पलों बाद उसने फाइनली तीसरी मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके मन में एक ही बात थी, मिशन का लेवल जितना हायर होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और मुझे मो शेर याओ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। समय तेजी से बीत गया। अब रात हो चुकी थी। आसमान में क्रेसेंट मून बहुत चमकीली लग रही थी। चारों तरफ अंधेरे को चीरती हुई चांदनी फैली हुई थी। स्कूल के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने अपने घर जा रहे थे। याओ बिंग चुपचाप अकेला चल रहा था। तभी एक आवाज आई, रुको याओ बिंग। याओ बिंग ने पीछे मुड़कर देखा। वो आवाज यिंग हाओ की थी। यिंग हाओ अपने कुछ दोस्तों के साथ याओ बिंग के पास आया। यिंग हाओ ने सीधे कहा, आज रात 9 बजे तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क आना होगा, SHTOA स्ट्रीट पर, यह बहुत जरूरी है। याओ बिंग ने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यिंग हाओ ने गहरी नजरों से याओ बिंग को घूरा। फिर उसने कहा, बस याद रखना, देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद यिंग हाओ ने याओ बिंग को एक फोटो दी। फोटो देखते ही याओ बिंग शॉक में आ गया। उसने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए फोटो को देखा। फोटो में शाओ बी को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। वो प्लेग्राउंड में कहीं बंद थी। याओ बिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में फोटो को मसल दिया। उसने अपने मन में कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। याओ बिंग ने फोटो को देखते हुए अपने दांत कस लिए। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। शाओ बी खतरे में है, मुझे उसे बचाना ही होगा। याओ बिंग ने अपने मन में कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पूर्व प्रेमिका को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। वो कभी भी शाओ बी को खतरे में नहीं डालेगा। उसने धीरे से यिंग हाओ और उसके गैंग की तरफ देखा। वो समझ चुका था कि ये पूरी साजिश इन्हीं लोगों की थी। यिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो हमारा छोटा चूहा याओ बिंग अकेले ही यहाँ आ गया। उसने सार्कास्टिक लहजे में कहा, तुम सच में एक हीरो बनना चाहते हो जो पागलपन की दुनिया से सबको बचाए। याओ बिंग ने शांत रहते हुए उसकी बातों को सुना। फिर उसने सीधा सवाल किया, शाओ बी कहाँ है? थोड़ी ही देर में गू वहां आया। उसने यिंग हाओ को गले लगाते हुए कहा, ये सब उसी ह्यूमिलिएशन का बदला है जो याओ बिंग ने हमें दी थी। अब ये हमारा सीधा जवाब है। गू ने याओ बिंग की तरफ घूरते हुए कहा, तुझे हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। उन दोनों के ठीक पीछे एक हॉन्टेड हाउस का एंट्रेंस था। गू ने याओ बिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम एक गेम खेलते हैं। फिर उसने कहा, शाओ बी इज हॉन्टेड, हाउस के अंदर है। अगर तुम उसे पहले ढूंढ पाओगे तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो पनिशमेंट तुम्हें या शाओ बी को मिलेगी। याओ बिंग ने उनकी शर्त को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर लिया। उसने कामली कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा तुमसे पहले। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, लेकिन याओ बिंग, तुम्हारा सामना हमसे नहीं है, तुम्हें अंदर जाकर जांग सॉर्सरर से लड़ना होगा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी पोशाक काफी यूनिक थी। वो आदमी जांग सॉर्सरर के नाम से जाना जाता था। हॉन्टेड हाउस का एंट्रेंस भी काफी डरावना था। उसका डिजाइन एक बड़े खुले मुंह की तरह दिख रहा था। याओ बिंग एंट्रेंस के सामने खड़ा हो गया, पर अंदर जाने से पहले उसने एक और शर्त रखी। उसने कहा, मुझे एक और कंडीशन रखनी है, तुम दोनों को मेरे साथ अंदर आना होगा। गू ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिंग हाओ को ये कंडीशन देने की?
गू हमेशा लोगों को प्रोवोक करना पसंद करता था। यिंग हाओ ने कामली कहा, याओ बिंग तुम अंदर जाने से डर रहे हो है ना? फिर उसने गू के कान में धीरे से फुसफुसाया, अगर वो सच में डर रहा है तो उसे साथ ले जाना सही रहेगा। गू का चेहरा नाखुशी से भर गया। फिर उसने यिंग हाओ की बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना जांग सॉर्सरर ने अंदर के सारे भूतों को संभाल रखा है। गू ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तो फिर हमें भी अंदर क्यों जाना चाहिए? वो हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने को लेकर असहज था। यिंग हाओ ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स गू, वहाँ के भूत जांग सॉर्सरर की बात सुनते हैं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गू ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर और घबराहट साफ झलक रही थी। याओ बिंग ने दोनों को धीरे धीरे फुसफुसाते देखा। वो समझ गया कि गू जैसे डरपोक इंसान के साथ अंदर जाना उसके लिए फायदे का सौदा होगा। इससे मुझे और ज्यादा फियर पॉइंट्स मिलेंगे, याओ बिंग ने मन में सोचा और अपनी चालाकी से मुस्कुराया। कुछ ही पलों में तीनों हॉन्टेड हाउस के अंदर थे। वहाँ का माहौल बहुत डरावना और अंधेरा था। गू ने डरते हुए कहा, तुम्हें पता है इस हॉन्टेड हाउस में लोग डर के मारे आधे मर जाते हैं, इसलिए संभल कर चलना। फिर उसने याओ बिंग की तरफ देखा और कहा, अगर तुम बहुत डर जाओ तो मेरे सामने झुककर माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। याओ बिंग ने चुपचाप उसकी बात सुनी। इतनी देर में याओ बिंग को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिला। उसके फियर पॉइंट्स बढ़ने लगे थे। याओ बिंग के चेहरे पर संतोष था। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। हॉन्टेड हाउस के अंदर याओ बिंग अकेला चल रहा था। अचानक जैंग सॉर्सरर ने उसे देखा। जैंग सॉर्सरर ने मन में सोचा, शाओ बी के शरीर में जो भूत है उसे चुनने में मुझे काफी मेहनत लगी थी, इसलिए ऐसा कोई स्टूडेंट याओ बिंग जैसे उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर याओ बिंग सच में मुझे हरा देता है तो उसे जैंग श्योर बना दूंगा, इससे मेरा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। तभी एक डरावनी भूतिया हाथ ने गू की टांग पकड़ने की कोशिश की। गू डर के मारे चिल्लाने लगा। गू का चेहरा घबराहट से भर गया। वो पैनिक में इधर उधर देखने लगा। याओ बिंग ने देखा कि उसके फियर पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे थे। तभी यिंग हाओ ने भूतिया हाथ को खींच कर निकाला। वो नकली निकला। यिंग हाओ ने हंसते हुए कहा, गू तुम सच में बहुत डरपोक हो। उसने सार्कास्टिकली कहा, यहाँ जांग सॉर्सरर है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर जैसे ही यिंग हाओ ने ये कहा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, पर यहाँ सच में एक भूत है। याओ बिंग की तेज नजरें उस भूत की ओर मुड़ी। भूत धीरे धीरे गू के पीछे आ रहा था। गू ने घबराकर पूछा, क्या सच में? यिंग हाओ भी डर महसूस करने लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, यहाँ सच में भूत है। गू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो बहादुर व्यक्ति नहीं था। तभी जैंग सॉर्सरर ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, पैनिक मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जैंग सॉर्सरर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिख रही थीं। उसने धीरे से कहा, लगता है मैंने अभी तक अपने सहायक जोंगसी को नहीं बुलाया है। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे डर था कि शायद कोई और भूत भी यहाँ हो जिसके बारे में उसे पता नहीं। इसी दौरान यिंग हाओ ने अपनी आंखों से देखा कि गू के पीछे कोई आकृति खड़ी है। उसने घबराकर कहा, गू तुम्हारे पीछे। गू ने ये सुनकर शौक में अपनी जगह से हिलना शुरू किया। क्या सच में भूत है? गू ने घबराते हुए पूछा। हालांकि गू डरपोक था, लेकिन फिर भी जिज्ञासा से उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। तभी जांग सॉर्सरर ने गंभीर स्वर में कहा, गू पीछे मत देखो, भूत सच में वहाँ है। गू का चेहरा पूरी तरह से पैनिक में बदल गया। तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी। वो आवाज जांग सॉर्सरर को पुकार रही थी। वो आवाज एक भयानक राक्षस की फुसफुसाहट थी। उसकी आवाज इतनी डिस्टर्बिंग और क्रीपी थी कि सभी ने उसे सुना। गू की आंखें डर से फटी रह गईं। जांग सॉर्सरर ने कहा, ये आवाज एक शैतानी राक्षस की है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने अपनी कॉइन स्वॉर्ड निकाली और कहा, मैं इस शैतान को खत्म करूंगा। जांग सॉर्सरर ने अपनी कॉइन स्वॉर्ड से भूत पर हमला किया। भूत का सिर बहुत डरावना था। उसकी आंखें तेज और धारदार थीं। उसके दांत भी किसी मॉन्स्टर की तरह नुकीले थे। भूत की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। उसे हराना आसान नहीं था। जांग सॉर्सरर ने अपनी कॉइन स्वॉर्ड फेंकी, लेकिन भूत डरा नहीं। जांग सॉर्सरर कुछ पलों के लिए रुक गया। उसने देखा कि कॉइन स्वॉर्ड बेअसर हो चुकी थी। जांग सॉर्सरर का चेहरा घबराहट से भर गया। उसने सोचा, अगर ये हथियार काम नहीं करता तो ये भूत हम सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। इस बीच भूत गू के आसपास घूम रहा था। गू की हालत और खराब हो रही थी। वो पूरी तरह से डर चुका था। तभी भूत ने अपना डरावना हाथ गू की टांग पर रखा। गू ने जोर से चीख मारी। जांग सॉर्सरर ने भूत को रोकने की कोशिश की, लेकिन
उसका खुद का शरीर अजीब तरह से हिलने लगा। जांग के शरीर में कुछ अजीब बदलाव होने लगे। उसके हाथ और पैर जकड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो खुद भूत के कब्जे में आ गया है। तभी जांग की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी नाक से स्राव और मुंह से लार टपकने लगी। उसकी हालत अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। इस डरावने माहौल में भी याओ बिंग पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड था। वो किसी भी चीज से नहीं डरा, क्योंकि वो पहले भी कई बार भूतों का सामना कर चुका था। याओ बिंग अब अपनी फियर पॉइंट्स की गिनती करने में व्यस्त था। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हॉन्टेड हाउस में मौजूद 3 लोगों की घबराहट से उसने फियर पॉइंट्स कमा लिए थे। याओ बिंग ने मन में सोचा, ये जगह तो मेरे लिए जैकपॉट बन गई। अब उसके पास बहुत सारे फियर पॉइंट्स हो चुके थे। उसने तुरंत लकड़ी की तलवार उठाई और अपने चारों तरफ ताबीज लगा ली ताकि वो दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस बीच जैंग सॉर्सरर की हालत बहुत खराब थी। वो कमजोर और बेहोश पड़ा था और भूत के हमले सहन नहीं कर पा रहा था। यिंग हाओ ने ये सब अपनी आंखों से देखा और फिर उसने याओ बिंग की तरफ देखा। उसने सार्कास्टिकली पूछा, तुम कौन हो? तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि बिना किसी शक्ति के इस इविल गोस्ट से लड़ पाओगे? यिंग हाओ की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो याओ बिंग की काबिलियत पर शक कर रहा था। गू ने भी याओ बिंग की तरफ देखा और कहा, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक जांग सॉर्सरर फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसकी हालत और भी डरावनी थी। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं और उसका चेहरा अजीब और भयानक लग रहा था। याओ बिंग ने एक सिग्नल जेस्चर किया। शायद उन्हें लगा कि याओ बिंग अपनी जान खतरे में डालकर दिखावा कर रहा है, लेकिन याओ बिंग ने मन में कसम खाई, मैं आज रात उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सब हैरान रह जाएंगे। तभी जनरल डीमन की आकृति दिखाई दी। उसका डरावना चेहरा देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन याओ बिंग का चेहरा शांत था। उसे कोई डर नहीं लग रहा था। याओ बिंग ने मन में सोचा, ये जनरल डीमन तो बाकी भूतों से अलग लगता है, इसकी पसंद भी शायद अलग होगी। वो सोचने लगा कि क्या ये भूत फास्ट फूड पसंद करता है? अगर ऐसा है तो उसके पास एक अच्छा आइडिया था। इस मुश्किल हालत में याओ बिंग ने जनरल डीमन से विनती की। उसने कहा, अगर तुम इन तीनों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें डिलीशियस डम्पलिंग्स दूंगा। जैंग सॉर्सरर, जो अब भी कमजोर था, उसने गुस्से में जमीन पर हाथ मारा। उसने चिल्ला कर कहा, याओ बिंग, तुम लड़के, ये जी डीमन है। अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो मोमबत्ती, अगरबत्ती या कागज का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम इसे डम्पलिंग्स दे रहे हो। जंग ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। याओ बिंग को ऐसा लगा कि मिस्टर जांग की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जांग सॉर्सरर ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन याओ बिंग ने शांतिपूर्वक कहा, अगर ये भूत मान जाए तो मैं इसे स्पाइसी सूप बना सकता हूँ। उसने आगे कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए सिर्फ यही खाना मैं इसे दे सकता हूँ। याओ बिंग ने उम्मीद जताई कि भूत उसकी बात समझेगा और मान जाएगा। भूत ने कुछ हरकत की, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना मुश्किल था। याओ बिंग बस चुपचाप भूत को ऑब्जर्व कर रहा था। इसी दौरान मिस्टर जांग बहुत परेशान था। वो इस स्थिति से बुरी तरह से जूझ रहा था और कुछ भी करने में असमर्थ था। तभी विंडोज सिस्टम ने याओ बिंग को नोटिफिकेशन दिया। सिस्टम ने बताया कि भूत सच में याओ बिंग के खाने में रुचि रखता है। याओ बिंग ने संतोष की सांस ली। चलो, ये भूत तो खाने का शौकीन निकला। दूसरी तरफ यिंग हाओ की हालत खराब हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि स्थिति बिगड़ रही है। उसने घबराकर मिस्टर जांग से कहा, जल्दी करो, इस भूत को छोड़ दो। अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। यिंग हाओ ने आगे सुझाव दिया, हमें याओ बिंग को इस जगह से बाहर जाने से रोकना चाहिए। अगर उसने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो हमारी पूरी योजना फेल हो जाएगी। इसी बीच भूत ने याओ बिंग को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ गुप्त बातचीत हो रही है। कुछ देर बाद याओ बिंग की आंखें एक दिशा में मुड़ गईं। हॉन्टेड हाउस का माहौल अब और भी डरावना लगने लगा। चारों तरफ एक डार्क रेड ऑरा फैली हुई थी। याओ बिंग ने देखा कि कमरे में 2 सफेद पैर दिखाई दिए। ये किसी और भूत के होने का संकेत था। कुछ ही पलों में भूत का चेहरा सामने आ गया। वो चेहरा बुरी तरह से विकृत था। उसकी लाल आंखें, नुकीले दांत और लंबे बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। गू ने जैसे ही उस महिला भूत को देखा, वो डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, ये भूत सच में बहुत डरावना है। लेकिन यिंग हाओ की प्रतिक्रिया अलग थी। वो इस स्थिति पर खुश था। उसने हंसते हुए कहा, यही मैं चाहता था। वीपिंग डीमन को देखने का यही मेरा मकसद था। फिर उसने धीरे से कहा, अब याओ बिंग यहाँ मरेगा, यही उसकी किस्मत है। इस बार यिंग हाओ का चेहरा काफी अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी
हॉन्टेड हाउस का माहौल और भी टेंस हो गया। भूत अब फर्श पर खड़ा हो गया। उसका शरीर बहुत डरावना लग रहा था। भूत ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। वो अपने शिकार को टारगेट कर रहा था। गू ने याओबिंग को मरता हुआ देखने की उम्मीद में खुशी जताई। याओबिंग अब मरेगा, इससे मुझे बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन याओबिंग ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। वो भूत को खत्म करने के लिए तैयार था। तभी पास में खड़ा जनरल डीमन भी याओबिंग की मदद करने के लिए आगे आया। जनरल डीमन ने महिला भूत को घूरते हुए गुस्से से कहा, ये औरत भूत बहुत खतरनाक है। महिला भूत का चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वो हंसते हुए अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल रही थी। महिला भूत लगातार अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल रही थी। वो इंसानों को डराने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल रही थी, जिसमें नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। अगर ये भूत किसी को चोट पहुंचा देती तो बहुत खतरनाक हो सकता था। गू ने धीरे धीरे अपनी आत्मा वापस पाई। गहरे डर का सामना करने के बाद अब उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और गुस्से में कहा, इस भूत को याओबिंग को मार देना चाहिए। अगर याओबिंग मर जाएगा तो मेरी जिंदगी शांत हो जाएगी। लेकिन तभी वो भयंकर भूत अचानक जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। ग्रीन गोस्ट ने ये देखा और पैनिक हो गया। उसे ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी ही देर में भूत फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। वो पहले की तरह झगड़ नहीं रहा था। यिंग हाओ ने तुरंत मिस्टर जांग को बुलाया। उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। यिंग हाओ ने गुस्से में पूछा, मिस्टर जांग, ये क्या हो रहा है? ये भूत पहले बहुत ताकतवर था, लेकिन अब ये कमजोर क्यों पड़ गया? मिस्टर जांग ने गहरी सांस ली और समझाया, ये सच है कि ये भूत बहुत ताकतवर है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जनरल डीमन उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए जब ये भूत जनरल डीमन के सामने आया तो इसकी ताकत कम हो गई। मिस्टर जांग की बात सुनकर यिंग हाओ को गुस्सा आ गया। उसने मिस्टर जांग को जोरदार मुक्का मारा। मिस्टर जांग जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत अब बदतर हो चुकी थी। यिंग हाओ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम झूठे हो बूढ़े आदमी, तुमने हम सबको धोखा दिया। इस पूरी घटना के बाद अब याओबिंग जनरल डीमन के साथ खड़ा था। याओबिंग ने कड़े स्वर में कहा, यिंग हाओ और गू, अब इस जगह से चले जाओ, बाकी का मामला बाद में सुलझाएंगे। लेकिन अब याओबिंग का मुख्य फोकस श्याओबी को ढूंढने पर था। उसने यिंग हाओ से सीधे पूछा, श्याओबी कहाँ है? मुझे सच बताओ। इस बीच भूत ने याओबिंग की तरफ घूरा। ग्रीन गोस्ट का चेहरा भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थीं। तभी महिला भूत अचानक आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो हमला करने वाली है। भूत का उड़ता हुआ शरीर सीधा गू की तरफ बढ़ने लगा। माहौल बहुत टेंस हो गया। गू ने घबराकर भूत से प्रार्थना की, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो। गू का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़े। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो भूत के वार से बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भूत ने गू को छुआ तक नहीं। भूत अचानक रुक गया और वहीं खड़ा रह गया। अचानक यिंग हाओ, जो पहले से ही पैनिक में था, उसने गू को धमकी दे दी। यिंग हाओ ने गुस्से में कहा, अगर तुमने श्याओबी का ठिकाना बता दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने गू से कहा कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे ये रात छुपाकर रखना होगा। हालांकि माहौल बहुत टेंस था, लेकिन महिला भूत ने यिंग हाओ की ये बुरी बातें सुन ली। अचानक भूत ने अपनी डरावनी हाथ उठाई और यिंग हाओ को जोरदार थप्पड़ मारा। यिंग हाओ का चेहरा लाल हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक भूत उसे हिंसा करेगा। इस घटना को याओबिंग और जनरल डीमन ने देखा। याओबिंग ने यिंग हाओ की तरफ गुस्से से देखा और कहा, अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो तुम मर जाओगे। गू पहले से ही बहुत डर चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और दुखी चेहरे के साथ कहा, श्याओबी इस भूतिया जगह पर नहीं है, वो डीमन प्लेस में है। याओबिंग ने गू की बात सुनी और गहराई से सोचना शुरू किया। उसने सोचा, अगर श्याओबी सच में कराओके प्लेस में है तो यिंग हाओ ने गू को ये सब बताने से क्यों रोका। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। याओबिंग ने तीनों को जगह छोड़ने का आदेश दिया। वे तेजी से भागते हुए बाहर निकल गए। याओबिंग ने इविल गोस्ट को आदेश दिया कि वो उन तीनों का पीछा करे। उसे शक था कि कुछ संदिग्ध हो सकता है। सब कुछ खत्म होने के बाद याओबिंग और जनरल डीमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब परिस्थिति शांत हो चुकी थी। रात के समय जनरल डीमन एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वो बहुत स्वादिष्ट खाना खा रहा था। भले ही वो आत्मा था, लेकिन उसे भी इंसानों की तरह खाना पसंद था। जनरल डीमन ने खाने का भरपूर आनंद लिया। इस बीच याओबिंग अपनी कमाई चेक कर रहा था। उसे एक नोटिफिकेशन मिला, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली एक्वायर्ड द जनरल डीमन। याओबिंग को 100,000 अंडरवर्ल्ड येन मिले।
उसने पहला मेंशन भी बना लिया था जो मेहमानों के लिए तैयार था। याओ बिंग ने सोचा, अगर मैं फेयर पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करूं तो मैं शॉपिंग एरिया से स्पेशल आइटम्स खरीद सकता हूं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड करेंसी का सही इस्तेमाल क्या है। जब उसने गहराई से जांच की तो उसे पता चला कि अंडरवर्ल्ड मनी को दूसरी करेंसीज में बदल सकते हैं। याओ बिंग को यकीन नहीं हुआ कि अंडरवर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। तभी एक नोटिफिकेशन आया, करेंसी मेजरमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। याओ बिंग ये देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब सच में पॉसिबल है। ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब याओ बिंग को यकीन हो गया कि अगर वो और भूतों को पकड़ता रहेगा और अंडरवर्ल्ड का विस्तार करेगा तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। उसने मन में कहा, मैं अपनी माँ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ को अब कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। याओ बिंग ने अपने मन में सोचा कि अगर उसकी माँ को अब काम नहीं करना पड़ेगा तो वो आराम की जिंदगी जी पाएगी। ये सब उसके लिए किस्मत का वरदान था। अब वो बहुत सारा पैसा कमा सकता था। याओ बिंग की बचत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी मोजर याओ की आइडेंटिटी सामने आई। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसकी जन्म और मृत्यु की तारीख पहले से निर्धारित थी। जब याओ बिंग ने आइडेंटिटी देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि आज ही मोजर याओ की मौत होने वाली है। हालांकि याओ बिंग ने खुद को भाग्यशाली माना क्योंकि उसके पास डेथ नोट था। उसने डेथ नोट को खोला और देखा कि उसमें मोजर याओ की मृत्यु की तारीख, महीना और साल साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन अभी मोजर याओ की लोकेशन बहुत दूर थी। अगर याओ बिंग को उसकी मौत की किस्मत बदलनी है तो उसे बहुत तेजी से काम करना होगा। याओ बिंग ने तुरंत तेजी से दौड़ना शुरू किया। उसकी जल्दबाजी में डेथ नोट पीछे छूट गया। जब वो गंतव्य पर पहुंचा तो याओ बिंग बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ा समय था। तभी एक कमरे से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। फिर एक पुरुष की आवाज सुनाई दी, मोजर याओ की उम्र अब खत्म हो रही है। अगर उसकी जिंदगी बढ़ानी है तो उसकी आत्मा को अंडरवर्ल्ड में बेचना होगा। यही एकमात्र तरीका है। याओ बिंग ने ये सुनकर चौंकते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिर से किसी की आत्मा बेचने की बात हो रही है। जब याओ बिंग ने कमरे में झांका तो उसने देखा कि मोजर याओ बेहोश थी। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ 4 आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मिस्टर मो से कहा, अगर आपको अभी भी कोई शक है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मोजर याओ ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो वो रैट क्लॉक पास नहीं कर पाएगी। मिस्टर मो, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ था। वो अपनी पोती मोजर याओ की हालत देखकर बहुत परेशान थे। मिस्टर मो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपनी पोती को किसी भूत के कब्जे में नहीं रहने दे सकता। उनकी आंखें और माथा चिंताओं से सिकुड़ गए थे। तभी उनके बेटे ने कहा, भले ही भूत घृणित होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा की अदला बदली करूं तो मैं और माँ रोज मोजर याओ को देख सकते हैं। अब जादूगर सॉर्सरर को प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई। तुरंत शुरू करो। लेकिन तभी याओ बिंग ने कमरे में प्रवेश किया। याओ बिंग ने साहसिक तरीके से कहा, मोजर याओ को बचाने का ये एकमात्र तरीका नहीं है। उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, जब कोई मरने के करीब होता है तब भी उसे बचाने के कई तरीके हो सकते हैं। याओ बिंग ने सीधे खड़े होकर रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। याओ बिंग ने सीधे जादूगर सॉर्सरर को चुनौती दी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने स्पष्ट कर दिया कि वो खतरनाक जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। याओ बिंग ने कहा, मैं अपने अनोखे तरीकों से ये समस्या सुलझाऊंगा। वहां मौजूद बुजुर्ग एल्डर ने याओ बिंग की हरकतों को संदेह की नजरों से देखा। हालांकि वो स्केप्टिकल थे, लेकिन उन्होंने देखा कि याओ बिंग अपनी इच्छाओं को साफ तरीके से जाहिर कर रहा था। एल्डर ने गुस्से में कहा, जल्दी करो, हमें प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय एल्डर को याओ बिंग से एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। याओ बिंग ने अपना हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, मेरे पास एक योजना है, मुझे एक मौका दीजिए। एल्डर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं? तुम कौन हो? याओ बिंग ने कहा, मैं किसी भी कल्ट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक बेहतर तरीका साझा करने आया हूँ। उसने उनके पुराने और बेकार तरीकों को चुनौती दी। एल्डर का चेहरा नाराजगी और जिज्ञासा के बीच बदलता रहा। वो याओ बिंग को ध्यान से देख रहे थे। याओ बिंग ने शांत स्वर में कहा, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ कि आपके तरीके में बदलाव की जरूरत क्यों है। कमरे में संदेह का माहौल था, लेकिन याओ बिंग ने आत्मविश्वास से कहा,
आप सभी मुझसे सवाल करें, मैं आपके नजरिए को बदलने की कोशिश करूंगा। याओ बिंग ने उनसे पूछा, आपकी प्रक्रिया में कितना समय और संसाधन लगता है? एल्डर ने बताया कि उनकी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। एल्डर ने कहा, हमारे तरीके में कई लोगों की जरूरत होती है और बहुत समय लगता है। याओ बिंग ने आश्वस्त होकर कहा, मेरा तरीका बहुत तेज है, मुझे सिर्फ कुछ मिनट चाहिए और मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। याओ बिंग की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एल्डर ने रक्षात्मक डिफेंसिव लहजे में कहा, अगर तुम्हारा तरीका इतना ही अच्छा है तो साबित करो। याओ बिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शक्ति को सक्रिय किया। उसके चारों तरफ एक मिस्टीरियस ऑरा फैल गई। एल्डर ने हैरानी से देखा और मन में सोचा, ये युवा लड़का इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ कैसे है? ये किस तरह से भाग्य को बदल सकता है? एक अनुभवी एल्डर जो अब भी संदेह में था बोला, मैंने कभी ऐसी शक्तियां नहीं देखी, मुझे इस लड़के की क्षमताओं पर शक है। याओ बिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से देखो, मेरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखो। उसने अपनी ऊर्जा को चैनल किया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति तेज हो रही है। याओ बिंग ने अपने विशेष तरीके से मोजर याओ को स्टेबिलाईज किया। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। याओ बिंग ने शांत नजरों से कहा, वो ठीक हो जाएगी, उसकी जान बच गई है। उसका आत्मविश्वास चारों तरफ फैल रहा था। एल्डर्स और वहां मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे। उन्होंने आपस में कहा, क्या सच में इतने कम समय में ये प्रक्रिया सफल हो गई? कमरे में मौजूद सभी लोग अविश्वास से भरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि याओ बिंग का तरीका इतना सरल कैसे हो सकता है। धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग संदेह जताने लगे और कहा, यह आदमी सिर्फ धोखेबाज है। लेकिन उनकी संदेहपूर्ण निगाहों के बावजूद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सका कि याओ बिंग का तरीका कारगर रहा। तभी मोजर याओ ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने प्रियजन को गले लगाया। उसके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। पास खड़ा एक गार्डियन चुपचाप ये सब देख रहा था। मोजर याओ ने कहा, मुझे लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं बच गई। उसकी आवाज में कृतज्ञता साफ थी। उसने कहा, आपकी मेहनत और संघर्ष ने मुझे जिंदा रखा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति सामने आया। उसने मास्टर को धन्यवाद दिया और कहा, आपने जो त्याग किया है वो सराहनीय है। आपने मोजर याओ को मौत के मुंह से वापस लाया। लेकिन मास्टर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने वही किया जो सही था। मोजर याओ ने गहरी नजरों से मास्टर को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसे बचाने में सिर्फ मास्टर का हाथ नहीं था। तभी मास्टर ने किसी की तरफ इशारा किया। उसने कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें सच में बचाया वो वहां खड़ा है। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं। वो व्यक्ति जिसे गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था अब अपनी पहचान उजागर कर रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और एक अनकहा वादा झलक रहा था। मोजर याओ को याद आया कि उसने उससे एक वादा किया था। उसने मन ही मन कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने आओगे। उसके दिल में आशा और विश्वास भर गया। मोजर याओ ने मास्टर का सामना किया। उसने जिज्ञासा से पूछा, सच क्या है? मुझे जानना है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। मास्टर के हाथ में एक रहस्यमयी जार था। उसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छुपा रहा हो। मास्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अभी भी बेहोश क्यों है? उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कमरे में तनाव फैल गया। मास्टर ने शांत तरीके से काउंटडाउन शुरू किया। हर संख्या के साथ सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी एक और व्यक्ति काउंटडाउन में शामिल हुआ। उसने कहा, 3, 2। याओ बिंग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। फिर उसने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। मास्टर ने चेतावनी दी, अगर कुछ गलत हुआ तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कमरे में तनाव चरम पर था। जैसे ही काउंटडाउन 3 पर पहुंचा, याओ बिंग ने सही समय पर कार्रवाई की। मोजर याओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कमरे में राहत की लहर दौड़ गई। सभी लोग खामोश थे। उनके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन याओ बिंग मजबूती से खड़ा था। वो अपने साथियों से घिरा हुआ था। उसकी दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखा जो उसकी दृढ़ संकल्प को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में मौजूद एक प्रभावशाली व्यक्ति ने जोर देकर कहा, अब और देरी नहीं, सभी को शांत करो और स्थिति को संभालो। उसकी तेज नजरें एक सूक्ष्म बदलाव पकड़ लेती हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उसकी इस जानकारी ने उसके साथियों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। इसी दौरान मोजर याओ ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। वो अपने अजीब एहसासों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से पूछा,
ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? उसकी कमजोरी और असुरक्षा उसके सवालों में साफ झलक रही थी। वो मोमबत्तियों से घिरी हुई थी। कमरे का माहौल रहस्यमयी था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। एल्डर ने उसके पास आकर उसे आश्वासन दिया। उसने कहा, तुम जाग गई हो, ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी आवाज में एक चेतावनी भी थी। उसने कहा, तुमने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन अभी भी सावधान रहना जरूरी है। एल्डर ने बाकी लोगों को चेतावनी दी, अब ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, जो करना था वो हो चुका है। उसने अथॉरिटी के साथ कहा कि अब सभी को वहां से निकल जाना चाहिए। एल्डर ने अपने साथियों को इशारा किया कि अब जाने का समय है। सभी ने सम्मान पूर्वक उसकी बात मानी और बिना किसी विरोध के निकलने की तैयारी की। लेकिन तभी मोजर याओ को एक काला एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जो वीपिंग डीमन जार में बंद था वो खास तौर पर उसे मारने के लिए भेजा गया था। तभी याओ बिंग ने देखा कि पास खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी उत्सुकता और खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन याओ बिंग को अजीब लगा कि उसे इस खुशियों भरे माहौल से बाहर रखा गया था। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तभी उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। ये अनपेक्षित चेहरा देखकर याओ बिंग की यादें जाग उठीं। वो पुरानी यादें जिनसे वो दूर रहना चाहता था। उसका एक दोस्त जो उसके चेहरे के भाव देख रहा था हंसते हुए बोला, तुम्हें अब भी नहीं पता, यहाँ एक नया मेहमान आया है। याओ बिंग को अचानक एहसास हुआ कि मोजर याओ वहां नहीं थी। उसकी गैर मौजूदगी ने उसके मन में एक खालीपन पैदा कर दिया। याओ बिंग ने मन ही मन सोचा, क्या वो ठीक है? कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसका ध्यान भटक चुका था। भले ही उसके आसपास बातचीत और हलचल जारी थी, लेकिन उसका दिमाग मोजर याओ की छवि में अटका हुआ था। तभी दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। वो मोजर याओ थी। याओ बिंग ने आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वहां आएगी, लेकिन उसे खुशी हुई। कमरे का माहौल बदल गया। उसकी मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींच लिया। कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई मोजर याओ को आश्चर्य और प्रशंसा से देख रहा था। याओ बिंग ने उसे देखते हुए सोचा, वो यहाँ क्यों आई है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मोजर याओ की शांत और स्थिर नजरों के पीछे बहुत कुछ छिपा था। तभी याओ बिंग का एक दोस्त उसकी तरफ बढ़ा। वो बेचैनी से जानना चाहता था कि मोजर याओ वहां क्यों आई है, लेकिन मोजर याओ की निगाहें कहीं और टिकी हुई थीं। उसने अपने दोस्त के सवालों को नजरअंदाज किया। वो आगे बढ़ती गई। हर कदम में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अचानक याओ बिंग को एक पुरानी याद आई। वो याद एक अधूरे वादे की थी। मोजर याओ ने ग्रुप की ओर मुड़कर हल्के फुल्के अंदाज में बात की। उसकी बातों ने एक पुराने रिश्ते की चिंगारी को फिर से जगा दिया। हालांकि उस कनेक्शन को वहां मौजूद कुछ ही लोग पूरी तरह समझ पाए। याओ बिंग के दोस्त ने उसे आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन मोजर याओ ने उसे आसानी से टाल दिया। उसने साफ साफ कहा, मैं यहाँ उसके लिए आई हूँ। उसका पूरा ध्यान याओ बिंग पर था। उसकी सीधी बातों ने याओ बिंग को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। उनकी आंखें मिलीं। याओ बिंग ने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि अब इस मुलाकात को टाला नहीं जा सकता। मोजर याओ ने मुस्कुराते हुए उसे आमंत्रण दिया। उसकी मुस्कान में गर्मजोशी थी, लेकिन वो दृढ़ भी लग रही थी। उसने आश्वासन दिया कि वो बाद में मिलेंगे। याओ बिंग ने वो आमंत्रण हाथ में लिया। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो शांत सिर हिलाते हुए संकेत देता है कि उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मोजर याओ की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान में राहत और उत्साह का मिश्रण था। दूर से कुछ लोग इस अजीब बातचीत को देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि इन दोनों का संबंध आखिर क्या है। जैसे जैसे रात गहराती गई, याओ बिंग ने आसमान की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में किस्मत का खेल है जो हमें फिर से मिला रहा है? वो कुछ देर रुका। वो अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। हालांकि वो अनिश्चित था, लेकिन उसके अंदर दृढ़ संकल्प उमड़ रहा था। तभी उसके सामने ग्रैंड कैराओके हॉल का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। हॉल बहुत भव्य था। उसकी चमक दमक के पीछे अनजानी संभावनाएं छिपी हुई थीं। याओ बिंग ने हॉल में प्रवेश किया। अंदर मौजूद भीड़ ने उसे आश्चर्य और संदेह भरी नजरों से देखा। वहां मौजूद लोग उसकी मौजूदगी से हैरान थे। हवा में एक अनजाना तनाव महसूस हो रहा था। मोजर याओ की निगाहें याओ बिंग पर टिकी। उसकी नजरों में जिज्ञासा और नाराजगी का मिला जुला भाव था। वो चुपचाप उसे परख रही थी। वहां मौजूद बाकी लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उन्हें शक था कि याओ बिंग को यहाँ क्यों बुलाया गया है। वो उसकी मंशा और योग्यता पर सवाल उठा रहे थे। मोजर याओ ने याओ बिंग को ध्यान से देखा। उसके मन में संदेह था कि वो यहाँ क्या खोजने आया है। वो सोचने लगी कि क्या वो इस दुनिया की दौलत और ताकत के बीच अपना कोई मकसद ढूंढ रहा है।
याओबिंग मजबूती से खड़ा रहा, भले ही उसे घूरती हुई संदेहपूर्ण नजरें उसे अजनबी मान रही थीं। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस अनजान दुनिया में जो भी चुनौती मिलेगी उसका सामना करेगा। जब उसने हॉल में कदम रखा, चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। लोग उसकी साधारण पोशाक को देखकर असंतोष जताने लगे। उनके शानदार कपड़े और भव्य माहौल के बीच याओ बिंग अलग दिख रहा था। फुसफुसाहट धीरे धीरे जोरदार आलोचना में बदल गई। कुछ लोगों ने तो सुरक्षा गार्ड को बुलाने की बात कही ताकि याओ बिंग को वहां से निकाला जा सके। उन्हें याओ बिंग की मौजूदगी असहज कर रही थी। याओ बिंग ने समझ लिया कि उसकी उपस्थिति वहां के लोगों की सामाजिक उम्मीदों को चुनौती दे रही है। उनकी तिरस्कारपूर्ण नजरें उसकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन याओ बिंग पीछे नहीं हटा। उसने खुद को संभाला और अपनी शांति और दृढ़ता बनाए रखी। तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। ये जानबूझकर किया गया था। याओ बिंग ने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि ये धक्का उसकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा थी। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति को बुलाया। उसे एक रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ जिसे वो अब समझने और नियंत्रित करने लगा था। तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर एक नई मिशन का संदेश था। इसमें कठिन चुनौतियों की चेतावनी दी गई थी। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। इस मिशन को पूरा करने के लिए ताकत और चतुराई दोनों की जरूरत थी। याओ बिंग ने स्क्रीन को ध्यान से पढ़ा। उसे इस मिशन के महत्व और जोखिम का अंदाजा हो गया, लेकिन कठिनाई उसे डराने वाली नहीं थी। याओ बिंग ने मिशन को स्वीकार करने का फैसला किया। उसने खुद को तैयार किया कि वो इस जटिल दुनिया में साजिशों और विश्वासघातों के जाल को समझेगा और उससे बाहर निकलेगा। उसने चारों तरफ मौजूद भीड़ का अवलोकन किया। उसने देखा कि ये लोग पाखंडी थे। वो अपनी खामियों को दौलत और शान के पीछे छिपा रहे थे। याओ बिंग ने अपनी विशेष शक्ति सक्रिय की। अब वो छिपे हुए सच को देख सकता था। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। उसने देखा कि वहां मौजूद लोग कई परतों में छुपे धोखे का सहारा ले रहे थे। तभी किसी ने याओ बिंग पर आरोप लगाया। भीड़ और भी उत्तेजित हो गई, लेकिन याओ बिंग शांत रहा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके हर खतरे का आकलन किया। उसे महसूस हुआ कि वहां एक शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद था। याओ बिंग ने उसे पहचाना। वो महिला एक अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी लग रही थी। तभी एक आदमी ने याओ बिंग पर हमला किया। उसके मुट्ठी कसकर बंद थी, लेकिन याओ बिंग ने चतुराई से हमले को चकमा दिया। वो शांत और संयमित बना रहा। फिर एक और व्यक्ति ने बीच बचाव किया। उसने हमले को रोक दिया। इस घटना से याओ बिंग को संकेत मिला कि शायद वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। याओ बिंग ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। उसे पता था कि इस दुनिया में दोस्तियां उतनी ही नाजुक थीं जितनी की जरूरी। तभी एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उसे एक संभावित साथी के रूप में देखा। उसने सुझाव दिया कि गलतफहमी को सुलझा लिया जाए। उसने याओ बिंग को थोड़ी राहत देने की पेशकश की। याओ बिंग ने सर हिलाकर हामी भरी, ये जानते हुए कि यह केवल उसके परीक्षणों की शुरुआत थी। तभी किसी ने आक्रामकता से आदेश दिया, घुटनों के बल झुको। याओ बिंग को धैर्य खोने का एहसास होने लगा। यह क्षण उसकी दृढ़ता की परीक्षा थी, लेकिन याओ बिंग ने शांति बनाए रखी। उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसके विरोध से चैलेंजर का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन याओ बिंग जानता था कि अगर वो अब झुक जाता तो उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। चैलेंजर ने और भी भड़काऊ बातें करनी शुरू कर दी। वो याओ बिंग को एक ऐसी सीमा पर धकेलने की कोशिश कर रहा था जिसे याओ बिंग पार नहीं करना चाहता था। याओ बिंग ने अपने आप को संभाला और जो कुछ भी सामने आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। अचानक हवा में एक गहरी काली आभा फैल गई। याओ बिंग ने महसूस किया कि उसे अपना बचाव करना पड़ेगा। उसकी शक्तियां धीरे धीरे जागने लगीं। याओ बिंग के अंदर से एक अदृश्य ताकत उभरने लगी। तभी उसने अपने कौशल का प्रदर्शन किया जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। कमरे में गंभीर तनाव का माहौल बन गया। याओ बिंग गार्ड से घिरा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल शांत और निर्भीक खड़ा था। उसकी आत्मविश्वास भरी उपस्थिति और अडिग विरोध चारों तरफ महसूस किया जा सकता था। तभी सूट पहने एक आदमी ने गुस्से में याओ बिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने हद पार कर दी। उसने याओ बिंग पर आरोप लगाया कि वो दिक्कतें खड़ी कर रहा है और अधिकार को चुनौती दे रहा है। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी, लेकिन याओ बिंग शांत और केंद्रित बना रहा। याओ बिंग ने सावधानी से सब कुछ देखा। उसने मन ही मन अपना अगला कदम सोचा। याओ बिंग की निगाहें तीखी हो गईं। उसने मौन चुनौती दी। कमरे में मौजूद भीड़ चिंतित थी। वे याओ बिंग को उस अथॉरिटी का सामना करते हुए देख रहे थे। तभी एक गार्ड ने पहला हमला किया, लेकिन याओ बिंग ने तेजी से हमले को चकमा दिया।
उसने आश्चर्यजनक ताकत के साथ जवाबी हमला किया। सब लोग हैरान रह गए। गार्ड अपना संतुलन खो बैठा। याओ बिंग ने फुर्ती से एक जोरदार किक मारी जिसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने अपना मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें साफ साफ संदेश दे दूंगा, किसी भी कीमत पर। एक गार्ड टेबल से टकराकर गिर पड़ा। कमरे में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। सभी दर्शकों के चेहरों पर हैरानी थी। कमरे में सांसें थमसी गईं। भीड़ फुसफुसाने लगी। वे सोच रहे थे कि याओ बिंग की ये अदम्य हिम्मत और ताकत कहां से आई। हर कोई उसके अप्रत्याशित साहस और शक्ति से हैरान था। मुखिया ने खुशामदी मुस्कान के साथ याओ बिंग की ओर देखा। वो सोच रहा था कि कैसे जवाब दिया जाए। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ साधारण चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। याओ बिंग ने बिना झिझक आगे कदम बढ़ाया। उसकी दृढ़ता अटूट थी। उसकी आंखें विरोधी की आंखों में ताक रही थीं, मानो कह रही हों कि वो किसी से डरने वाला नहीं। मुख्य विरोधी एंटेगोनिस्ट की घबराहट बढ़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने याओ बिंग को कम आंका था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।